हाँ भाई, जय हिंद दोस्तों। सो वेलकम बैक टू द क्लास। और एज़ पर माई प्रॉमिस अभी मैं रिलेशन फंक्शन चैप्टर की क्लास लेके आ चुका हूँ। जो बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूँ, अब हमने अपनी क्लास 11th की CBSE की ये सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंदर मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन NCERT के क्वेश्चन और जो भी थ्योरी रिलेटेड पार्ट है अपना रिस्पेक्टिव चैप्टर्स का वो कवर कर रहा हूँ। और इस सीरीज़ के अंदर अभी तक हमने एक ही चैप्टर किया है, सेट्स, और आज हमारी ये दूसरी वीडियो है जिसके अंदर हम रिलेशन फंक्शंस कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो रिलेशन फंक्शन एक बार स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं इसी क्लास में इसको ख़त्म करने की। इसके जो भी एस्पेक्ट्स हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन, फंक्शंस, टाइप ऑफ फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन रेंज, ये सारी चीज़ जो भी हैं आज की क्लास में हम समझने की कोशिश करेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको करा दूँ, फिर आप अपनी किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और आप लोग कंफर्टेबल ही रहेंगे। तो देखो, एक बार मैं बता देता हूँ कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद जो सेकंड चीज़ हमें पढ़नी है, ये रिलेशंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और पर्टिकुलर टाइप के रिलेशन को ही हम क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। मैथ्स में ज़्यादातर जो भी ऑपरेटिव्स होते हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री के साइन थीटा, कॉस थीटा, अभी आप देखेंगे इनको हम फंक्शंस ही बोलने लग जाएंगे, या फिर पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल को फंक्शन बोलने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो फंक्शन की प्रॉपर्टी को फॉलो करता होगा। तो क्या ये फंक्शन की प्रॉपर्टी है, क्या क्राइटेरिया है कि एक पर्टिकुलर रिलेशन को हम फंक्शन बोल सकें, वो सब चीज़ें आज की क्लास में हमें समझनी है। ठीक है, फिर फंक्शन की डोमेन रेंज भी देख लेंगे। ठीक है, तो एक एक करके तीनों पार्ट्स को हम टच करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, देखो इधर एक बार मैं इधर लिख देता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, देखो मैं आपको दो तीन तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम A क्रॉस B से। लेट से अपने पास दो सेट थे, एक था सेट A, इसके अंदर लेट से कुछ एलिमेंट्स थे 1, 2, 3 एंड 4, और एक था अपने पास सेट B जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स थे लेट से P, Q एंड R। और मेरे को क्या कराना था? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A विद B, A क्रॉस B बेसिकली मेरे को कराना था। तो देखो, इसका मीनिंग अगर मैं आपको एक तरीके से समझाऊं तो आप ऐसे सोच सकते हो कि ये क्या है? सेट A है और इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4। आप इस सेट को सेट ना सोच करके ऐसे सोच सकते हो 4 मेंबर्स की फैमिली है। पहले फैमिली मेंबर का नाम है 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3, चौथे का 4, और ये अपना सेट B है। इसको भी आप अगेन एक फैमिली सोच सकते हो जिसके अंदर 3 फैमिली मेंबर हैं P, Q एंड R। अब देखो, अगर मैं ऐसा बोल दूँ 2 मिनट के लिए कि लेट से कि ये जो 1 है ये एक लड़का है और P क्या है? एक लड़की है, और मैं 1 की शादी P से कराने वाला हूँ, तो 1 P से कोई एक पर्टिकुलर तरीके से रिलेट हो जाएगा। ठीक है, फिर 1, अगर मैं ऐसा मान लूँ 1 एक लड़का था, P एक लड़की थी, ये लेट से 1 के मम्मी पापा हैं और ये 1 की लेट से बहन है, और ये P के मम्मी पापा हैं। तो 1 ने अगर शादी करी P से, तो 1 सिर्फ P से रिलेट नहीं होगा, वो Q से भी कोई एक पर्टिकुलर रिलेशन डेवलप कर लेगा और R से भी कोई एक पर्टिकुलर रिलेशन डेवलप कर लेगा। इस केस के अंदर 1 P का हस्बैंड बन जाएगा, Q का सन इन लॉ बन जाएगा और R का भी सन इन लॉ बन जाएगा। इसी तरीके से जो ये मम्मी पापा हैं किसके? 1 के, ठीक है, ये क्या बन जाएंगे? इनके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। इस तरीके से ये रिलेशन इनके साथ भी डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो जो 2 है वो भी यहाँ पे P से, Q से और R से रिलेटेड है। इसी तरीके से जो 3 है ये भी P से, Q से और R से, तीनों से रिलेट हो जाएगा। और जो 4 है ये भी अपना P से रिलेट हो जाएगा, Q से रिलेट हो जाएगा और R से भी रिलेट हो जाएगा। ये बेसिकली जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है एक हैप्पी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है कि जैसे ही मैंने फैमिली A से फैमिली B के बीच में एक रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करी बाय एक की शादी P से कराने पे, तो मतलब 1 सिर्फ P से रिलेट नहीं हुआ, 1 P से, Q से, R से सबसे रिलेट हो गया, 2 भी P से, Q से, R से, 3 भी P से, Q से, R से, और सेम गोज विद 4 ऑल्सो। ठीक है, तो इसी कार्यक्रम को हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको ये एरो डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करके दिखाने की कोशिश करी है। ठीक है, एरो डायग्राम
की मदद से थोड़ा सा हमने यहाँ पे समझ लिया कि कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली वर्क करता है। ठीक है, अच्छा भाई, अगर इसी बात को मैं लेट से सेट की फॉर्म में लिखना की कोशिश करूँ, और सेट की भी कौन सी फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में, तो मैं बोलूँगा कि जो A क्रॉस B है वो किसके इक्वल हो रहा होगा, या दूसरा कलर ले लेता है, A क्रॉस B जो है अपना, ये किसके इक्वल हो रहा होगा, A क्रॉस B। तो देखो यहाँ पे आपको 1 को किससे रिलेट कराना है, P से, तो हम इसको लिखते हैं 1 कॉमा P, कि 1 P से रिलेट हो गया। फिर 1 को Q से रिलेट कराना है, फिर 1 को R से रिलेट कराना है, फिर इसी तरीके से 2 को P से, 2 को Q से, और 2 को R से हमें रिलेट कराना है। सेम गोज़ विथ 3 4 ऑल्सो, तो 3 को भी P से करा लिया, 3 को Q से रिलेट करा लिया, 3 को R से रिलेट करा लिया, फिर 4 को P से, 4 को Q से, और 4 को R से हमने रिलेट करा लिया। सो ये करके बेसिकली हमारे पास क्या आया है, A क्रॉस B अपने पास आ गया है। ये कैसी फॉर्म है, मतलब हमने यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट को रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करी है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में यहाँ पे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर दिया। अभी थोड़ी थोड़ी और भी बातें हैं जो मैं आपको धीरे धीरे बताता जाऊँगा, आप बस थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ठीक है, देखो भाई, अगर इसी बात को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो आप वो भी लिख सकते हो। देखो कैसे लिखोगे, सेट A क्रॉस B इज सेट ऑफ ऑल लेट से A कॉमा B सच दैट A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड B बिलोंग्स टू कैपिटल B। इस बात का क्या मतलब हुआ कि ये सारे A कॉमा B का सेट है, जिसके अंदर पहला एलिमेंट कहाँ से आना चाहिए, A से, और दूसरा एलिमेंट कहाँ से आना चाहिए, B से। वो मैंने लिखा है स्मॉल a, यानी कि पहला एलिमेंट कहाँ से आना चाहिए, कैपिटल A से, यानी कि जो पहले लिखा है, और बाद में जो लिखा है स्मॉल b वो कहाँ से आना चाहिए, कैपिटल B से, जो मैंने यहाँ पर बाद में लिखा है। ये मतलब कि अगेन एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ही लिखा है, पर एक ऐसी फॉर्म में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे। ये अभी छोटे छोटे एस्पेक्ट हैं, अभी बस 2 मिनट मेरी बात समझ लो आप, सॉरी सुन लो आप। ठीक है, आपको सब कुछ धीरे धीरे खुद ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि एरो डायग्राम में कैसे लिख रहे हैं, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख रहे हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, ये तो मैंने जस्ट एक बेसिक आइडिया आपको भी दिया है। अच्छा भाई, अब देखो एक चीज़ यहाँ पर, ये स्मॉल ब्रैकेट्स 1 कॉमा P 1 कॉमा Q आ रहे हैं, तो ये स्मॉल ब्रैकेट्स का क्या मतलब है, ये भी हमें समझना पड़ेगा। देखो भाई, एक चीज़ होती है, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी अभी मैं आपको समझा देता हूँ। और ऑर्डर्ड पेयर का मतलब यही है कि ऑर्डर ऑफ अकरेंस इज इम्पॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ अकरेंस इज इम्पॉर्टेंट। अकरेंस इज इम्पॉर्टेंट। देखो मैंने सेट में आपको यही बात बोली थी कि सेट के अंदर ऑर्डर ऑफ अकरेंस इम्पॉर्टेंट नहीं होता, पर यहाँ पर ऑर्डर ऑफ अकरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊँ और मैं आपसे बोलूँ कि लेट से 3 कॉमा 4 अगर इक्वल है 2x माइनस 1 कॉमा लेट से 2y के, ठीक है, इस तरीके से कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। तो ऑर्डर ऑफ अकरेंस इंपॉर्टेंट का मतलब यही है कि यहाँ पे पहले वाला कार्यक्रम पहले वाले के इक्वल होना चाहिए, यानी कि 3 किसके इक्वल होना चाहिए, 2x माइनस 1 के, यानी कि 4 इक्वल होना चाहिए 2x के, यानी कि 2 किसके इक्वल होना चाहिए, x के इक्वल होना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम जो बाद वाला एलिमेंट है वो बाद वाले के इक्वल होना चाहिए, यानी कि 4 किसके इक्वल होना चाहिए, 2y के, यानी कि y की वैल्यू भी यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी अपने पास 2। पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि ऑर्डर ऑफ अकरेंस इंपॉर्टेंट है, पहला पहले के इक्वल होगा, दूसरा दूसरे के इक्वल होगा। ये बात सेट के अंदर नहीं थी, सेट के अंदर हम चीज़ों को आगे पीछे कर सकते थे और उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था, पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। हाउ, देखो आप खुद ही सोचो, अभी मैंने यहाँ पे लिखा है 1 कॉमा p। इस बात का क्या मीनिंग है कि 1 p का हस्बैंड है, यही था ना कि 1 एक लड़का है, p एक लड़की है, और हमने इनकी शादी करा दी थी। अगर मैंने लिखा है 1 p का हस्बैंड है, तो क्या मैं उल्टा लिख सकता हूँ p कॉमा 1, यानी कि p 1 का हस्बैंड है? ये बात सच है? नहीं ना। तो 1 कॉमा p का मतलब क्या है कि 1 p का हस्बैंड है। अब p कॉमा 1 का मतलब क्या होगा कि p 1 का हस्बैंड है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? पर p कॉमा 1 वो चीज़ है ही नहीं, p तो 1 की वाइफ है। बात समझ रहे हो? सो दैट्स वाई मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1 कॉमा p अगर कहीं पर लिखा हुआ है और कहीं पर p कॉमा 1 लिखा हुआ है, तो इन दोनों का सेम मतलब कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपने अभी यहाँ पर देख ही लिया। समझ गए आप या नहीं समझ गए?
तो आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि सेट के अंदर तो अगर मैं एलिमेंट्स को आगे पीछे कर देता था तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी फ़र्क पड़ रहा है अगर मैं एलिमेंट्स को आगे पीछे कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर का मीनिंग समझ में आ गया। अच्छा भाई, यहाँ पे एक दो चीज़ और समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। जैसे कि लेट से अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि ए एक सेट है, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और बी एक सेट है, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं लेट से p, q। अगर मैं a क्रॉस b करता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से एक एलिमेंट उठाया 1 और उसको मैंने p के साथ भिड़ा दिया, यहाँ से 2 उठाया फिर p के साथ भिड़ा दिया, 3 उठाया p के साथ भिड़ा दिया, फिर ऐसे ही 1 को मैंने q के साथ पेयर कराया, 2 को q के साथ कराया, 3 को q के साथ कराया। ठीक है, तो ये हमारे सब ऑर्डर्ड पेयर तैयार हो गए। अच्छा, अगर यहीं पे मैं b क्रॉस a करता, क्या करता मैं b क्रॉस a कर रहा होता, तो देखो अब आपको समझने की ज़रूरत ये है कि अगर मैंने यहाँ पे a क्रॉस b करा है तो पहले जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सब कहाँ से आ रहे हैं, a से आ रहे हैं। पहले सारे एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, a से आ रहे हैं। 1 2 3 1 2 3 ये सब कहाँ से आ रहे हैं, a से ही आ रहे हैं। और जो भी बाद के एलिमेंट्स हैं वो सब कहाँ से आ रहे हैं, b से आ रहे हैं। बाद के एलिमेंट क्या है, b बाद वाला सेट है, तो और बाद के एलिमेंट क्या है, यहाँ पर p है और यहाँ पर क्या है, q है। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे कि जो यहाँ पर पहले है उसके एलिमेंट्स क्या रहेंगे, पहले रहेंगे, और जो चीज़ बाद में है उसके एलिमेंट्स क्या रहेंगे, बाद में यहाँ पर रहेंगे। वही चीज़ देखो मैंने यहाँ पे भी आपको जब डेफिनेशन लिखवाई तो समझाने की कोशिश करी थी। सेट ऑफ ऑल a, b सच दैट पहले वाला एलिमेंट इज कमिंग फ्रॉम a एंड बाद वाला एलिमेंट इज कमिंग फ्रॉम b। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे भी आपने सेम चीज़ नोटिस करी होगी कि शुरू में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 देन 3 देन 4 वो सब कहाँ से आ रहे हैं, कैपिटल A से आ रहे हैं, क्योंकि A पहले लिखा है। अब यहीं पे ही अगर मैं यहाँ पर B पहले लिख दूँ तो अब मेरे को B के एलिमेंट्स को पहले लिखना होगा, यानी कि अब क्या एलिमेंट्स बनेंगे, p, 1 देन p, 2 देन p, 3 देन q, 1 q, 2 q, 3। अब जो समझने की बात है वो ये है, क्या समझोगे, नोट आप ये कर सकते हो कि नोट नंबर 1 तो यही कर सकते हो कि a क्रॉस b जो है वो b क्रॉस a के इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है 1, p और यहाँ पे आ रहा है p, 1 जो कि आपस में इक्वल नहीं होते, क्योंकि ये क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है और ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ऑर्डर ऑफ अकरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा भाई, और देखो यहाँ पर क्या देखोगे, दूसरी बात आप समझने के लिए ये समझ सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b क्रॉस a के इक्वल है। यहाँ इस एग्जाम्पल के थ्रू भी आप देख सकते हो क्या कि a क्रॉस b में भी 6 एलिमेंट हैं और b क्रॉस a में भी 6 एलिमेंट है। देख रहे हो, 6 एलिमेंट है, और इधर भी आपको 6 एलिमेंट देखने के लिए मिलेंगे। और ये 6 आ कैसे रहा है, आप ऐसे देख सकते हो कि a में 2 एलिमेंट थे और a में 3 एलिमेंट थे और b में कितने थे, 2 एलिमेंट थे। तो 3 इंटू में 2 हमने यहाँ पर करा है, क्रॉस किया हालांकि, ठीक है, तो 3 इंटू में 2 अपने कितने आ गए, 6 एलिमेंट आ गए। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b क्रॉस a इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। तो यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 2 थे, तो यहाँ कितने देखने के मिले, 6 देखने के लिए मिले। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 3 है, तो पक्का से हमें 4 3 12 एलिमेंट्स यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे होंगे। 6 ये रहे और 6 ये रहे। आगे बात समझ में, नहीं आगे बात समझ में, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपसे मतलब ऐसे ही बच्चों वाला एक क्वेश्चन पूछूँ, क्या कि एक सेट है अपने पास P और इसके अंदर लेट से 5 एलिमेंट्स हैं, और एक सेट है अपने पास Q, इसके अंदर लेट से 3 एलिमेंट्स हैं, और एक सेट है R, इसके अंदर 0 एलिमेंट्स हैं, 5 है, एम्प्टी सेट है R, ठीक है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं। तो अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P क्रॉस Q कितने होंगे, तो आप बताओगे सर 15 एलिमेंट्स होंगे। क्यों, क्योंकि इसमें 5 है, इसमें 3 है। पर अगर मैं आपसे बोलूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P क्रॉस R कितने हैं, तो ये 0 होंगे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर तो 5 हैं, पर इसके अंदर एक भी एलिमेंट यहाँ पर अपने को अब दिखाई नहीं दे रहा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, एक चीज़ और आप मतलब जैसे कि कई बच्चे मेरे को बोल रहे थे, ठीक है, कि सर आप वीडियो में बहुत ही सीरियस हो जाते हो, तो उसका यार एक्चुअल रीज़न है क्या कि यहाँ पे क्लास में तो मैं आप लोगों को पढ़ा ही रहा होता हूँ, ठीक है, तो उसके अंदर तो जो भी मजाक मस्ती थोड़ा सा करते हुए हम क्लास को थोड़ा एंटरटेनिंग बनाने की कोशिश कर ही लेते हैं।
पर यहाँ पर ये जो वीडियोस मैं किस लिए बना रहा हूँ, ताकि आप एग्ज़ाम से जस्ट पहले इन्हें ब्रश अप कर सको, या फिर मतलब थोड़ा सा कम टाइम में अच्छा ज्ञान ले सको। अदरवाइज़ क्लासरूम में तो मैं आपको पढ़ाता ही हूँ, है ना। तो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे मजाक कम करता हूँ ताकि क्लास की ड्यूरेशन शॉर्ट हो सके, ठीक है। बस थोड़ा सा आप भी ध्यान से पढ़ो, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं एक भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर कम पढ़ा रहा हूँ या कुछ भी वो मतलब पार्ट डिलीट कर रहा हूँ ताकि वीडियो शॉर्ट हो सके। पढ़ा मैं सब कुछ ही रहा हूँ, ठीक है। बस ये थोड़ा सा आपका एंटरटेनमेंट वाला पार्ट मैंने हटा दिया है, तो बस ये कि थोड़ी सी पढ़ाई जल्दी हो जा रही है। देख रहे हो आपका एंटरटेनमेंट हमारा कितना टाइम लेती है, पर कोई बात नहीं, बच्चे हैं तो एंटरटेनमेंट भी होना ही चाहिए थोड़ा बहुत। चलो भाई, पर मेन चीज़ से हमें कभी भी नहीं भटकना, जो कि है पढ़ाई। अगर आप पढ़ाई अच्छे करते रहोगे ना, तो आपके सारे काम पेरेंट्स को, टीचर्स को, मतलब हर किसी को बहुत अच्छे लगेंगे। और अगर पढ़ाई नहीं होगी ना, फिर सारी कमियां दिखने लग जाएगी कि भाई ये तो सारे दिन फ़ोन चलाती रहती है, तो सारा दिन फ़ोन चलाते रहता है। समझ रहे आप नहीं समझ रहे कि भाई इसको तो सिर्फ खेलने का ही मतलब है, दोस्तों की पड़ी रहती है हमेशा, है ना। तो वो सब चीज़ें तब विजिबल होती है जब हम पढ़ाई नहीं करते। अगर हम पढ़ाई के साथ साथ अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या जो भी है सोशल मीडिया पे टाइम वगैरह दें, तो वो सारी चीज़ भी एक तरीके से अच्छी होती है। अभी तो मैं मतलब किसी भी एक, कभी मैं पीटीएम में गया था तो उसके अंदर बता रहे थे कि भाई बच्चों को सोशल मीडिया से पूरा दूर कर दो, है ना। तो मतलब चीज़ तो अच्छी ही है, अब उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है वो थोड़ा सा गलत है ना। तो अभी अगर हम उसी का अच्छे से इस्तेमाल कर लेंगे तो मतलब पहले के ज़माने में लोग चिट्ठी लिखते थे, अभी तो व्हाट्सएप में 1 सेकंड में मैसेज पे बातचीत हो सकती है, तो कितना अच्छा है वो, है ना। अभी तो मतलब जैसे कि मम्मी मेरी एक दिन बता रही थी, कह रही कि जैसे कोई दूर मतलब गाँव में एक्सपायर हो जाता था तो पता भी नहीं चलता था, क्योंकि जैसे जब तक चिट्ठी पहुँचती थी उससे पहले तो उनका जो भी होता है वो सिस्टम कर देते थे। तो अभी तो इतना जल्दी से फ़ोन कनेक्ट हो जाता है। मतलब टेक्नोलॉजी तो अच्छी चीज़ है ही, पर हम उसका किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। चलो भाई शाबाश। तो अभी हमने यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब समझ लिया, ठीक है। फिर ऑर्डर्ड पेयर का मतलब भी समझ लिया, फिर एक ये एग्जाम्पल भी देख लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा कार्टेशियन प्रोडक्ट में और क्लैरिटी आ जाए। लेट से ए एक सेट था, इसके अंदर कुछ भी लिख लो 3 एलिमेंट हैं। बी एक सेट था, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट्स हैं लेट से। और सी एक सेट था, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं लेट से 4,1। आपको बोल रहे हैं कि ए क्रॉस सी करके दिखाओ, तो ए क्रॉस सी करना बड़ा ही आसान काम है, ठीक है ना। तो ए क्रॉस सी कैसे करोगे, 1 की पेयरिंग किसके साथ करी, 4 के साथ, फिर 1 की पेयरिंग 1 के साथ, फिर 2 की पेयरिंग 4 के साथ, फिर 2 की पेयरिंग 1 के साथ, समझ रहे हो। फिर 3 की पेयरिंग 4 के साथ कर लो, फिर 3 की पेयरिंग 1 के साथ कर लो, ठीक है। तो ए में थे 3, इसमें थे 2, तो 6 एलिमेंट्स यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलने चाहिए, जो कि दिख चुके हैं। अब देखो थोड़ा सा ये मतलब कॉम्प्लिकेट आपके लिए करने की कोशिश करेंगे, आप मत घबराना। बोल रहा है ए यूनियन बी का क्रॉस करो सी के साथ। तो मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, ए यूनियन बी मैं साइड में निकाल के देख लेता हूँ। ए यूनियन बी भी ऐसा कुछ बहुत खतरनाक नहीं आ रहा है। ए यूनियन बी 1 2 3 4 हो जाएगा। यूनियन ध्यान है ना, मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था यूनियन में तुम भी आ जाओ और तुम भी आ जाओ। तो इधर से 1 2 3 आ गए, 2 3 तो ऑलरेडी आ चुके थे, एक्स्ट्रा बी से कौन आ गया, 4 आ गया। सो 1 2 3 4 यहाँ पर ए यूनियन बी में आ गए। अब इसका क्रॉस किसके साथ कराना है, सी के साथ। ऑफकोर्स ए यूनियन बी में 4 एलिमेंट्स हैं और सी में 2 एलिमेंट्स हैं, तो ए यूनियन बी क्रॉस सी में 8 एलिमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे। क्या 8 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर देखते हुए। तो अब देखो ए यूनियन बी पहले लिखा हुआ है, तो पहले ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को हमें लेना है। तो 1 4 हो गया, देन 2 4 हो गया, देन 3 4 हो गया, देन 4 4 हो गया, देन 1 1 हो गया, 2 1 हो गया, 3 1 हो गया और 4 1 हो गया। अच्छा एक चीज़ और आप यहाँ पर ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे कि जैसे कि ये एलिमेंट हैं, अब 2 4 की जगह मैं 4 2 नहीं लिख सकता, पर मतलब इसका ऑर्डर मैं चेंज नहीं कर सकता, पर इनका ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ, कोई भी दिक्कत की यहाँ पर बात नहीं है। ये क्योंकि किसके एलिमेंट्स हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, ये एलिमेंट्स हैं एक सेट के, समझ रहे हो आप। यहाँ पर कॉमा हमेशा है, मैं वो लगा नहीं रहा, ठीक है, थोड़ा सा वो मेसी दिखता है, ठीक है, इसलिए मैं वो यहाँ पे लगा नहीं रहा हूँ, अदरवाइज कॉमा हमेशा ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो इन ऑर्डर्ड पेयर को आप आगे पीछे ले जा सकते हो, पर ऑर्डर्ड पेयर के अंदर का जो मैटर है उसको आगे पीछे आप नहीं ले जा सकते, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है सेट में,
सेट के अंदर ऑर्डर ऑफ अकरेंस इंपॉर्टेंट नहीं होता, पर ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है वहाँ पे ऑर्डर ऑफ अकरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप आगे पीछे नहीं करेंगे। आगे समझ में? अच्छा और देख लो, ऐसे ही कुछ भी टेढ़े मेढ़े मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, कुछ मैं सोच थोड़ी ना रहा हूँ। a माइनस बी का क्रॉस लेट से मैं करा दूँ b माइनस सी के साथ, तो a माइनस बी एक बार अलग से निकाल लेते हैं। a में से वो एलिमेंट हटा दो जो कि b में प्रेजेंट है, तो 2 और 3 दोनों हट जाएंगे, तो ये तो सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है 1। और अब b में से वो एलिमेंट हटा दो जो कि c में प्रेजेंट है, तो 4 हट जाएगा यहाँ से, तो क्या आ जाएगा अपने पास 2 और 3। b माइनस सी का मतलब होता है कि b में से वो एलिमेंट हटा दो जो c में प्रेजेंट है, तो c में कौन से प्रेजेंट है 4 और 1, तो 4 को मैंने हटा दिया, 1 को मैं हटा नहीं पाऊंगा, तो 2 3 ही बच गए क्योंकि 1 है ही नहीं ना उसमें। अब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना तो काफ़ी आसान है, इसमें एक एलिमेंट है इसमें 2, पर पहले किसको रखोगे a माइनस बी के एलिमेंट को, यानी कि 1, तो 1, 2 फिर 1, 3। आ गया समझ में? नहीं आ गया समझ में? तो ये अपना क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का कार्यक्रम है। ओके चलूँ आगे, शाबाश भाई। अब देखो यहाँ पे कई बार इस तरीके के भी सवाल पूछ लिए जाते हैं, 2-3 एग्जाम्पल बस और कंसिडर करने हैं मेरे को। जैसे एक सेट है A, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, लेट से 1 और 0। आपको बोल रहा है सबसे पहले तो A क्रॉस A निकाल के दिखाओ, फिर बोल रहा है A क्रॉस A निकाल के दिखाओ, ये दोनों चीज़ निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो मैं मतलब ज़्यादा नहीं करता दिमाग खराब, मैं A क्रॉस A करना है ना, तो बस एक बार A और लिख लो। कई बच्चे सोचेंगे कि भाई एक बार तो A लिखा ही हुआ है, अब भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है ना, तो 2 A चाहिए, तो 2 बार लिख लो, थोड़ी सी गलती होने के चांस कम हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो देखो A क्रॉस A की वैल्यू क्या आएगी, 1 की पेयरिंग 1 के साथ कर लो, फिर 1 की पेयरिंग 0 के साथ कर लो, फिर 0 की पेयरिंग 1 के साथ कर लो, और फिर लास्टली 0 की पेयरिंग 0 के साथ कर लो, ठीक है। तो ये तो अपना क्या हो गया, A क्रॉस A हो गया, बड़ा ही आसान कार्यक्रम था, है ना। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, A क्रॉस A कैलकुलेट करने के लिए बोला गया, तो आप या तो इन दोनों A क्रॉस A को लो और फिर इसका क्रॉस कराओ इस वाले A से, या फिर दूसरा भी काम कर सकते हो, एक A तो है ही और इसका क्रॉस कराओ आप किसके साथ, A क्रॉस A के साथ, ठीक है। अब देखो A क्रॉस A का तो ये पूरा आ गया आपके पास, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को एक साथ ले रहा हूँ, तो पहले ये वाला A आएगा और उसको किसके साथ हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, A क्रॉस A के साथ, तो 1 किसके साथ जाएगा, 1, 1 के साथ, तो 1, 1 आ गया। अब ये 1 किसके साथ जाएगा, 1, 0 के साथ, तो 1, 1, 0 आ गया। अब ये 1 किसके साथ जाएगा, 0, 1 के साथ, तो 1, 0, 1 आ गया। और फिर ये 1 किसके साथ जाएगा, 0, 0 के साथ जाएगा, तो 1, 0, 0 आ गया। मैं पहले किसको रख रहा हूँ, A के एलिमेंट को, बाद में किसको रख रहा हूँ, A क्रॉस A के एलिमेंट को, ठीक है। इसके बाद भी आगे गाड़ी चलती रहेगी, ठीक है। अब 0 किसके साथ जाएगा, 1, 1 के साथ, तो 0, 1, 1, फिर 0 किसके साथ जाएगा, 1, 0 के साथ, तो 0, 1, 0, फिर 0, 0, 1 के साथ, तो 0, 0, 1, और लास्टली 0 जाएगा ये 00 के साथ, तो 0, 0, 0। अगेन आप देख सकते हैं कि A क्रॉस A में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 थे, तो A क्रॉस 2 कितने हो गए, 4 हो गए। अब A क्रॉस A, तो 2, 2, 4, 2, 8 एलिमेंट्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। वैसे भी देख सकते हो कि A क्रॉस A में 4 आ गए थे और इसमें 2 हैं, तो कितने हो जाएंगे टोटल, 8 एलिमेंट्स A क्रॉस A में देखने के लिए हमें मिल जाएंगे। आगे समझ में, नहीं आगे समझ में? हाँ भाई चलूँ आगे। अब देखो एक थोड़ा सा इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, बोल रहा है कि अपने पास एक सेट था A, जिसके अंदर मैं अभी ऐसे ही वर्बली आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। इसके क्वेश्चन ज़्यादातर तो मैं वर्बली बता दूंगा, पर जो रिलेशन फंक्शन वाली एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे NCERT के ही लिख करके ले आया हूँ आज, ठीक है, ठीक है। तो ये मैं आपको डायरेक्टली करा दूंगा, बाकी जो भी फंक्शन के कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्वेश्चन है ये मैं खुद ही आपको बता के बता दूंगा आज, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितने हैं, 3 है, और फिर आपको बताया गया है कि एंड 3 एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A। अब देखो A में अगर 3 एलिमेंट हैं तो A क्रॉस A में वैसे तो टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे, पर 9 नहीं दिए गए हैं। आपको कितने दिए हैं, 9 में से सिर्फ 3 दिए गए हैं। एंड 3 एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A आर, लेट से एक दिया अपने को
P कॉमा P, दूसरा दिया है Q कॉमा Q, और तीसरा दिया है लेट से अपने को Q कॉमा R दिया है। ठीक है, आपको बोल रहा है कि A सेट क्या होगा ये बताना है आपको। ठीक है, तो आप खुद ही सोचो कि A क्रॉस A में कितने हैं, 3 है, तो A क्रॉस A में कितने होंगे, 9 होंगे, 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ बात तो उन्होंने बताई है। क्या बताया इन लोगों ने आपको? इन लोगों ने बताया कि A क्रॉस A में ही आ रहा है। अब देखो ये बात बहुत ही सिंपल सी है कि पहला एलिमेंट जो भी इनके अंदर लिखा है वो सब कहाँ से आ रहा है, A से आ रहा है। क्योंकि जब भी हम ये सब करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, जैसे मैंने A क्रॉस C करा, तो पहले एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, ये सब A से आ रहे हैं, और ये बाद के एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, सब C से आ रहे हैं। ये बात समझ पा रहे हैं आप? ये सब कहाँ से आ रहे हैं, C से आ रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करो, क्या कि अगर आपका पहला एलिमेंट A से आ रहा है, यानी कि P भी A से आया, Q भी A से आया और ये भी A से आया, यानी कि जो सेट A है उसके अंदर P और Q तो पक्का है। पर मेरे को ये पता है जो बाद वाला एलिमेंट है वो भी कहाँ से आ रहा है, A से आ रहा है, तो P आया, इधर से Q आया और R आ गया, तो यानी कि तीसरा एलिमेंट जो रहा होगा वो पक्का से क्या रहा होगा, R रहा होगा। आ गई बात समझ में? तो हमें 3 ही एलिमेंट चाहिए थे, हमें ये पता चल गया शुरू के एलिमेंट्स भी कहाँ से हैं, A से, और बाद के एलिमेंट्स भी कहाँ से हैं, A से हैं। तो फिर ये बात क्लियर हो गई कि शुरू और बाद के दोनों के एलिमेंट्स को उठा करके आप बोल सकते हो ऑल ऑफ देम आर कमिंग फ्रॉम A ओनली। तो ये क्या हो जाएगा, अपना A निकल करके यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगा। आगे समझ में? चलो आगे। तो ये था भाई हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसके अंदर हमने मेनली चीज पढ़ी कि ऑर्डर्ड पेयर का ही एक सेट है जिसके अंदर ऑर्डर ऑफ अकरेंस इंपॉर्टेंट रहता है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट करते समय ध्यान ये रखना है कि पहला एलिमेंट हमेशा कहाँ से आए, A से, और दूसरा एलिमेंट हमेशा कहाँ से आए, B से आए। आगे बात समझ में? चलें आगे, शाबाश भाई। अब चलते हैं भाई देखो रिलेशंस पे। ठीक है, रिलेशंस देखो, रिलेशन कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर मैंने आपको समझाया था कि हमने 1 की शादी P से करा दी थी, और हर एक फैमिली मेम्बर हर एक दूसरे फैमिली मेम्बर से जाकर के रिलेट हो गया था, और इस फैमिली को मैंने क्या कहा था कि ये हैप्पी फैमिली है। ठीक है ना? पर देखो ज़रूरी नहीं है कि फैमिली के सारे मेंबर्स क्या रहे, हमेशा खुश रहें। ठीक है, हो सकता है कोई एक बंदा कोई एक पर्टिकुलर दूसरे बंदे से नाराज़ हो जाए, या फिर कोई एक बंदा 2-3 लोगों से भी नाराज़ हो जाए, या फिर 2-3 लोग किसी एक पर्टिकुलर लोग से नाराज़ हो जाए। तो फैमिली में तो ऐसा ही चलते रहता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को ही क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। असली में भी ये रिलेशन का मतलब, यहाँ पर भी रिलेशन का मतलब यही है। अगर मैं मैथमेटिकली बात करूँ तो मैथमेटिकली ज़्यादा कुछ नहीं है, इट इज़ अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या मतलब हुआ इस बात का? इट इज़ अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। इट इज़ अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस बात का मतलब समझते हैं हम, प्रोडक्ट इट इज़ अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो मैंने क्या कहा था कि एक सेट था अपने पास A, और दूसरा सबसेट क्या, दूसरा सेट क्या था, B था। A में 4 फैमिली मेम्बर थे, 1 2 3 4, और B में भी 3 फैमिली मेम्बर थे, P Q एंड R। इसके अंदर हमने 1 की शादी किससे कराई थी, P से कराई थी, एंड 1 गॉट रिलेटेड टू P Q एंड R। फिर 2 भी ऑटोमेटिकली P Q R से रिलेट हो गया, और 3 भी P Q R से रिलेट हो गया, और 4 भी P Q R से रिलेट हो गया। आ गई ये बात समझ में या नहीं आ गई बात समझ में? अब देखो यहाँ पे तो मैं ये बोल रहा हूँ कि A में कितने एलिमेंट्स थे, 4 एलिमेंट थे, और B में कितने एलिमेंट्स थे, 3 एलिमेंट थे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स हुए, 12 एलिमेंट्स हुए। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट और कुछ नहीं है, सबसेट है किसका, रिलेशन और कुछ नहीं है, ये क्या है, सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। सबसेट का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ सबसेट्स का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या, 2 raised to the power n। तो अब हम किसके सबसेट ढूंढ रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, 12 एलिमेंट्स हैं। तो इसके सबसेट कितने होंगे, 2 raised to the power 12। तो अगर मैं बोलूँ नंबर ऑफ रिलेशंस A से B की तरफ कितने हैं, तो वो हैं 2 की पावर 12।
आप सोच सकते हो मतलब कि इस फैमिली में सिर्फ 4 मेंबर हैं, इसमें सिर्फ 3 मेंबर हैं, ठीक है, पर ये फैमिली एक दूसरे से कितने तरीके से रिलेट हो सकती है, 4096 तरीकों से एक दूसरे से रिलेट हो सकती है। तरीके क्या क्या हो सकते हैं? हो सकता है कि लेट्स से ये जो मैरिज है लव मैरिज हो, और लव मैरिज की वजह से इस लड़के के पापा नाराज़ हो जाएं इस लड़की से, ठीक है, पर इनकी पहले से यारी दोस्ती है इस लड़की के फैमिली मेम्बर्स से, तो उनसे इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक केस हो सकता है। या फिर हो सकता है कि पर्टिकुलरली ये इसके पापा से नाराज़ हो जाए और इसकी मम्मी से इनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर और भी हो सकता है कि पापा को तो कोई दिक्कत नहीं है पर मम्मी को बड़ी दिक्कत हो रही है इस नई बहू से, इनके फैमिली मेम्बर्स से भी, ठीक है। और साथ ही साथ में ये जो इस लड़की की बहन थी ये भी कह रही है कि नहीं भाभी तो बढ़िया खाना नहीं बना रही है, या फिर जो भी है इनका कुछ आपसी मैटर होगा, ठीक है, तो वो भी उसको नहीं पसंद कर रही है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि इस लड़की के घर वाले बोले कि नहीं भाई ये लड़का तो कुछ ढंग का काम नहीं करता है, इसको डिलीट करो भाई, मेरे को नहीं पसंद है, ठीक है। या फिर भाई इस लड़के की जो बहन है वो तो मेरी बेटी को बहुत परेशान करती है, इसके साथ आई डोंट वांट टू एसोसिएट विद एनी रिलेशन। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? या फिर मतलब बहुत तरीके के रिलेशन हो सकता है कि इन्हीं दोनों का आपस में झगड़ा हो जाए और बाकी सब लोग एक दूसरे से मस्त रिलेट करें, ठीक है। या फिर बाकी सब लोग कितना भी ड्रामा कर ले, ये दोनों कहें कि नहीं भाई हमने तो एक दूसरे से शादी करी है तो हम अपने इस रिश्ते को बढ़िया निभाएंगे। तो वो मतलब डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट कंडीशंस। ये तो मैं भी आपको एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे ही कुछ भी सस्ते एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पर यहाँ पर अपने पास टोटल इस तरीके के 4096 टाइप के रिलेशन इन दोनों फैमिलीज के बीच में डेवलप करे जा सकते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि रिलेशन इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हैप्पी फैमिली थी, एवरीवन वाज रिलेटेड टू एवरीवन एल्स, बट इन केस ऑफ रिलेशन हो सकता है कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेट ना होना चाह रहे हों। ये भी हो सकता है कि हैप्पी फैमिली भी हो सकती है, पर एट द सेम टाइम एक रिलेशन ये भी तो होगा ना जिसके अंदर हैप्पी फैमिली होगी, और एक रिलेशन ये भी होगा कि जिसमें बहुत ही मैटर खराब हो गया कि कोई भी एक दूसरे से रिलेट नहीं होना चाहता, ठीक है। पर उसके बीच के भी बहुत सारे रिलेशन होंगे जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर फैमिली मेंबर्स के साथ एसोसिएट नहीं होना चाह रहे होंगे। आ गई बात समझ में? नहीं आ गई बात समझ में? इसी बात को अब मैथमेटिकली समझेंगे। यहाँ पर मैंने आपको नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला बता दिया है। अगर आपको बिल्कुल ही फॉर्मूला चाहिए तो मैं वो भी बता देता हूँ। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी किसके इक्वल हो जाएंगे? 2 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए टाइम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। यही काम हमने यहाँ भी करा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी की वैल्यू अपने पास यहाँ पे 12 आ गई थी, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 12 कर दिया। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फॉर्मूले के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। एट टाइम्स ये पूछ लिया जाता है, जब हम थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो हम कुछ टाइप्स के पर्टिकुलर रिलेशंस भी पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव टाइप, नेक्स्ट 12th क्लास में, ठीक है। तो वहाँ पर उनके भी नंबर पूछे जाते हैं कि कितने रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, पर वो अभी अपने कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो अपने में जितना हम उतने पे ही अभी ध्यान देंगे। अब इसी बात को ये मैंने आपको कहानी तो समझा दी है, ठीक है, ये कहानी तो मैंने आपको समझा दी है, पर यहाँ पे अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, और क्वेश्चन मैं आपको एनसीईआरटी वाले ही सारे करा दे रहा हूँ, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि चीज़ों को मैथमेटिकली समझना भी उतना ही ज़्यादा यहाँ पर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जितना कि मैं बेसिक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये शादी करा दी, ये करा दिया, वो करा दिया, ये सब एग्जाम्पल मैं इसलिए देता हूँ ताकि आपकी मेमोरी में वो चीज़ें बैठ पाएँ। आप सिर्फ और सिर्फ उस एग्जाम्पल के मजाक को मत समझा करो, उसकी टेक्निकलिटीज़ को भी एट द सेम टाइम समझा करो, ठीक है, क्योंकि मेन फोकस तो वही होता है। आप मेन कार्यक्रम को भूल जाते हो, बस शादी कराई वाले को याद रख लेते हो, तो फिर मतलब बात कम बनेगी। आप उसके साथ उसका जो मतलब मीनिंग में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो भी आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ सवाल हैं। अच्छा, डोमेन को डोमेन रेंज बोल रहे हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार मैं पहले वो भी समझा ही देता हूँ क्या होता है, ठीक है। एक मैं एग्जाम्पल भी यहाँ पे ले लूँगा। 2-3 चीज़ हैं, ठीक है। एक है भाई डोमेन। अभी मैं फंक्शन जब पढ़ाऊँगा तब इस पर ज़्यादा फोकस करना है, अभी तो ये है कि थोड़ा बहुत फोकस है, क्योंकि रिलेशन क्या है ना, अपने को उतना नहीं पढ़ना है। मेनली जो भी मैथ में चीज़ होती है वो फंक्शन होती है, तो फंक्शन को बहुत मतलब खतरनाक स्टाइल में आपको समझना है, ठीक है। अभी के लिए समझो डोमेन। डोमेन का क्या मतलब है? सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज़। क्या मतलब है? सेट ऑफ इनपुट वैल्यू। जो भी आप
x की जगह या इनपुट कर रहे हैं उसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, डोमेन बोल रहे हैं। अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, टेंशन मत लो। फिर दूसरी चीज है रेंज। इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज, सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज, सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज। फिर है अपने पास कोडोमेन। कोडोमेन, कोडोमेन का मतलब है सेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज। क्या मतलब है अभी समझते हैं। मतलब आने को बहुत कुछ हो सकता था, दैट थिंग इज कॉल्ड कोडोमेन, पर सब कुछ आ नहीं पाया, तो जो आ गया दैट थिंग इज कॉल्ड रेंज, और जो आ सकता था दैट थिंग इज कॉल्ड कोडोमेन। कोडोमेन इज ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन, और अगर आपसे मतलब वो आंसर में पूछ रहे हैं तो मतलब डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में से पढ़ के ही कोडोमेन बतानी है। कभी भी कैलकुलेट कुछ नहीं करना आपको। कैलकुलेट क्या करना होगा, डोमेन और रेंज। ठीक है, दो चीज़ें और हैं, इमेज एंड प्री इमेज। ये भी मैं क्वेश्चन के साथ साथ ही डिस्कस कर दूंगा। इमेज, प्री इमेज, इमेज एंड प्री इमेज। ठीक है भाई, तो डोमेन क्या बोल रहा हूं मैं, सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज को बोल रहा हूं, और रेंज किसको बोल रहा हूं, सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज को, और कोडोमेन जो मतलब सेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज है उसको क्या बोल रहा हूं मैं, कोडोमेन बोल रहा हूं। आगे समझ में नहीं, आगे समझ में, इमेज प्री इमेज में अभी समझाता हूं, और डोमेन, कोडोमेन और रेंज भी अभी जैसे ही मैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लूंगा आपको उसके अंदर भी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, देखो भाई समझो यहां पे, एक बार सबसे पहली चीज तो यार देखो, जब मैं 11th क्लास में था ना, ऐसे क्वेश्चंस को देखते ही मेरे को बहुत गुस्सा आने लग जाता था। क्यों? क्योंकि भाई ये पढ़ने में भी नहीं आते सही से, कि लिखा क्या है ना उसी से इरिटेशन हो जाती है। ठीक है, तो एक बार सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन वाला हमारे से कहने की क्या कोशिश कर रहा है। ठीक है, वो कहना क्या चाहता है, फिर जो कहना चाहता है फिर उसको टैकल हम कर लेंगे। देखते हैं भाई, देखो भाई क्या बोल रहे हैं, एक सेट है ए, define a relation R from A to A, define a relation R from A to A। इस बात का मतलब क्या है कि you have to take inputs from A and you have to get outputs from A। यहां से इनपुट मिलेंगे और यहां से क्या मिलेंगे, हमें आउटपुट्स देखने के लिए मिलेंगे। तो फ्रॉम A to A इज इंपॉर्टेंट। फिर वो बता रहा है कि रिलेशन किस टाइप का है। रिलेशन इस टाइप का है कि रिलेशन के अंदर आप सारे x, y का सेट बनाएंगे। कैसे x, y का सेट, जिनके अंदर 3x माइनस वाई किसके इक्वल हो रहा हो, 0 के इक्वल हो रहा हो। और मैं थोड़ी सी सिंपल भाषा में कहूँ तो ऐसा भी बोल सकता हूँ, y जो है वो किसके इक्वल हो रहा हो, 3x के इक्वल हो रहा हो। ठीक है, आपको x इनपुट करना है, y आपको आउटपुट में मिलेगा। आप जो भी इनपुट करोगे y उसका क्या रहेगा, 3 टाइम्स रहेगा, वेयर एक्स वाई मस्ट बिलोंग टू a। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एरो डायग्राम से एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर धीरे धीरे एरो डायग्राम को हम पीछे छोड़ते जाएंगे और ज़्यादा चीज़ें एल्जेब्रिकली लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, जैसे भी है। ठीक है, ए सेट के बी है ही नहीं, पहली बात तो ये है, ए टू ए है रिलेशन, और ए क्या है, हमें इनपुट कहाँ से लेने हैं, ए से, और आउटपुट भी कहाँ से लेने हैं, ए से लेने हैं। और ए क्या है, 1 से लेकर के 14 तक के नंबर्स का सेट। एक सेकेंड, और यहाँ पर भी ऐसा ही सिनेरियो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब देखो वो बोल रहा है कि x और y की दोनों की वैल्यूज़ कहाँ से आनी चाहिए, a से आनी चाहिए। तो मैंने दोनों तरफ a ही लिख लिया। अब x की जगह अगर मैं 1 डालता हूँ तो कोरिया का छोटा सा बच्चा भी बता देगा सर कि y की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। अगर मैं x की जगह 2 डालता हूँ तो y की वैल्यू 6। अगर x की जगह 3 डालता हूँ तो y की वैल्यू 9। x की जगह 4 डालता हूँ तो y की वैल्यू 12, और x की जगह 5 डालता हूँ तो आंसर कुछ नहीं आ पाएगा, क्योंकि आंसर 15 आ रहा है, जो कि हमारे पॉसिबल आउटपुट्स में अवेलेबल नहीं है। आगे बात समझ में, राइट डाउन इट्स डोमेन,
कोडोमेन एंड रेंज। हालांकि सवाल उतना ही है, पर देखो ये रिलेशन कैसी फॉर्म में लिखा हुआ है, ये लिखा रिलेशन ही हुआ है, पर कैसी फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। मैंने इस रिलेशन को कैसे दिखाया, एरो डायग्राम की फॉर्म में। मैं इसे रोस्टर फॉर्म में भी दिखा सकता हूं, और क्या लिखूंगा, R इज सेट ऑफ 1,3, क्योंकि आप 1 डालोगे x की जगह तो आउटपुट में क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, आप 2 डालोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, 3 डालोगे तो 9 आएगा, 4 डालोगे तो 12 आएगा, और 5 आप डाल नहीं पाओगे क्योंकि 15 आपके पास आउटपुट में अवेलेबल नहीं है। अब देखो आपने इनपुट क्या करा है यहाँ पर, वो होगा आपका डोमेन। डोमेन क्या है जो आपने इनपुट करा, तो इनपुट करा आपने 1 2 3 4, यहाँ पे से देख सकते हैं 1 2 3 4, या फिर यहाँ से भी देख सकते हैं 1 2 3 4। फिर है रेंज। रेंज क्या है, सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज। तो आउटपुट में आपको क्या मिला, 3 6 9 12, यहाँ पे भी देख सकते हो 3 6 9 12, 3 6 9 12। और कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज। ये तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के भी बता सकते थे कि आउटपुट कहाँ से मिलने हैं, यहाँ से आपको आउटपुट मिलने हैं फ्रॉम A टू A, जहाँ पे भी आप जा रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम A टू A। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट मतलब पॉसिबल आउटपुट्स है। तो कोडोमेन क्या आपका, कैपिटल A, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3 4 अप टू 14। आगे बात समझ में, नहीं आगे बात समझ में। ठीक है, तो डोमेन क्या हुआ, सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज यानी कि x की वैल्यूज। फिर कोडोमेन क्या हुआ, सेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज, जो कि हमेशा क्वेश्चन में ही गिवन रहेगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है फ्रॉम A टू A। ठीक है, तो जो बाद वाला A है वो क्या हो गया, अपना कोडोमेन हो गया। एंड फाइनली रेंज। रेंज मतलब जो आपको आउटपुट में मिल जाएगा। तो आउटपुट में क्या मिल गया आपको, यहाँ पे आपको 3 6 9 और 12 आउटपुट में मिल गया है। ठीक है, अगला सवाल देखो, 2 सवाल यहाँ पर अब की बार मैंने लिख लिया है, पर कोई बात नहीं भाई, वो जैसा मेरे से क्रॉप होता है मैं वैसा ही करके डाल देता हूँ। ठीक है, उतना अपने पास कोई वो नहीं है एडिटर वगैरह। ठीक है, डिफाइन अ रिलेशन R ऑन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब देखो इस बात को समझो, डिफाइन अ रिलेशन R ऑन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स। इस बात का क्या मतलब है कि अगर रिलेशन n पे डिफाइन है, अब ये यहाँ पे क्या बोल रहे थे, फ्रॉम A टू A, यानी कि इनपुट A से लेना, आउटपुट A से लेना है। इस बात को ऐसे भी लिख सकते थे, डिफाइन अ रिलेशन R ऑन A। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि इनपुट आउटपुट बोथ A से लेने हैं। उसी बात को यहाँ पे इन्होंने लिखा है, डिफाइन अ रिलेशन ऑन सेट n ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि इनपुट आउटपुट दोनों क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए। ठीक है, अच्छा भाई रिलेशन क्या बोल रहा है, रिलेशन है, रिलेशन क्या है, सीधा लिखता हूँ y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। y इज इक्वल्स टू क्या बोल रहे हैं, x प्लस 5 बोल रहे हैं। ऐसे सभी x कॉमा y का सेट जहां पर y किसके इक्वल है, x प्लस 5 के इक्वल है। ठीक है, x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर लेस देन 4। और फिर ये बात इन्होंने फालतू की लिखी है दोबारा से, एक्स वाई बिलोंग टू नेचुरल नंबर, क्योंकि ये पहले ही बता चुके थे, डिफाइन अ रिलेशन ऑन सेट n ऑफ नेचुरल नंबर। फिर ये दोबारा बताने की कोई सेंस नहीं थी यहाँ पे कि एक्स वाई बोथ आर कमिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर, क्योंकि हमें पहले से ही पता था कि रिलेशन नेचुरल नंबर पे डिफाइन है, यानी कि इनपुट आउटपुट बोथ क्या हो सकते हैं, सिर्फ नेचुरल नंबर हो सकते हैं। फिर भी इन्होंने बात दोबारा बताई कि x, y क्या है, नेचुरल नंबर। पर उससे पहले एक और बात ये बोल चुके हैं क्या, कि x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। अब देखो अगर x एक नेचुरल नंबर है 4 से छोटा, तो ये रिलेशन कैसा दिखेगा, x की वैल्यू मतलब 1 हो सकती है, और x 1 हुआ तो y 6 होगा, x 2 हुआ तो y 7 होगा, x 3 हुआ तो y 8 हो जाएगा। लेस देन 4 है तो बस मतलब इतना ही हो पाएगा, 4 भी नहीं हो सकता। अब इसमें क्या पूछा है, डिपिक्ट द रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म, तो लिख दिया। राइट डाउन द डोमेन, तो डोमेन लिख देते हैं। तो डोमेन क्या है, 1 2 3 इनपुट गया, और रेंज क्या है जो आपको आउटपुट में मिलेगा। तो आउटपुट में क्या मिला, 6 7 8 मिला। आ गया समझ में, आ गया, शाबाश। अब देखो ये बोल रहे हैं सेट ए ये है, सेट बी है, डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब समझ रहे इस बात का क्या मतलब है कि इनपुट ए से लेने हैं और आउटपुट बी से लेने हैं। अब जैसे उन्होंने बोला था डिफाइन अ रिलेशन ऑन सेट एन, मतलब इनपुट आउटपुट बोथ आर फ्रॉम एन, पर यहाँ पे बोला फ्रॉम ए टू बी। यहाँ पर सेंस बनती है फ्रॉम टू लिखने की, क्यों, क्योंकि इनपुट अलग है और मतलब पॉसिबल इनपुट्स अलग हैं और पॉसिबल आउटपुट्स अलग हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई कोडोमेन बोलेगा तो मैं डायरेक्टली देख के बोल सकता हूँ कि कोडोमेन क्या है, यहाँ पर बी है, क्योंकि वहीं पे से हमें क्या मिलेंगे, आउटपुट वैल्यूज मिलेंगे। फिर रिलेशन बताया होगा कि भाई ये तो बता दिया कि इनपुट यहाँ से लो, आउटपुट यहाँ से लो। अभी फिर बता रहे कि रिलेशन है क्या, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, ठीक है। फिर ये फालतू की बात, ये मतलब अगेन दोबारा सेम चीज लिख रहे हैं, बोल दिया ना ए टू बी रिलेशन डिफाइन है, मतलब इनपुट ए से लेने और आउटपुट बी से लेने। फिर बता रहे कि एक्स ए से आ रहा है, तो इनपुट कहाँ से आ रहा है, ए से आ रहा है, और आउटपुट यानी कि वाई कहाँ से आ रहा है, बी से आ रहा है, ठीक है। तो वही सेम बात दोबारा बोल रहे हैं, पर रिलेशन तब एग्जिस्ट करेगा जब डिफरेंस क्या हो, ऑड हो। तो यहाँ पे सेट ए क्या है हमारे पास 1 2 3 5, और सेट बी क्या है अपने पास 4 6 9। शाबाश भाई। देखो इधर, अब यहाँ पे इस रिलेशन के अंदर कौन आएगा, लेट से अगर मैंने यहाँ पे से 1 ले लिया तो यहाँ से 4 ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, डिफरेंस ऑड है। 1 ले लिया तो 6 ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, डिफरेंस ऑड है। 1 लेके 9 नहीं ले सकता क्योंकि इनका डिफरेंस 8 हो रहा है, इवन हो रहा है वो, समझ रहे आप इस बात को, ठीक है। फिर यहाँ से अगर मैं 2 ले लूँ लेट से, तो अगर यहाँ से 2 ले लिया तो 4 नहीं ले सकता, 6 नहीं ले सकता क्योंकि डिफरेंस इवन होगा, 9 ले सकते हैं भाई, ठीक है। फिर 3 लिया तो 3 के साथ डिफरेंस 4 का ऑड है, 3 के साथ डिफरेंस 6 का ऑड है, 3 के साथ डिफरेंस 9 का ऑड नहीं है, 6 हो जाएगा वो, ठीक है, तो वो इवन हो गया, तो वो नहीं ले सकते। फिर 5 के साथ 4 ले सकते हैं, 5 के साथ 6 को भी हम ले सकते हैं क्योंकि उनका डिफरेंस भी ऑड है, और 5 के साथ हम 9 को नहीं ले पाएंगे, डिफरेंस 4 हो जाएगा, इवन है। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर रिलेशन हो गया। क्या बोलता है, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, तो ये हमने लिख दिया। अगर डोमेन पूछेंगे तो 1 आएगा डोमेन में, 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा, बेसिकली सब आ जाएगा। अगर हमसे रेंज पूछेंगे तो 4 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, इसमें भी सब कुछ आ जाएगा। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे कोडोमेन और रेंज सेम हो जाएगी क्योंकि जो भी आउटपुट में पॉसिबल था वो सब कुछ हमने ऑब्टेन कर लिया, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख लो यहाँ पे डोमेन क्या है 1 2 3 4, पूछा नहीं है हालांकि, सॉरी 1 2 3 5, और रेंज क्या है 4 6 9। तो यही चीज़ें आपको आउटपुट में मिल रही है यहाँ पे। आ गया समझ में, चलें आगे। शाबाश भाई। देखो मैं ये थोड़ी से ना अजीब से रैंडम क्वेश्चंस हैं, इसीलिए मैंने सोचा है सब मैं ही करा देता हूँ, ठीक है, अदरवाइज ना उसके अंदर समझने में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। चलो एक बार इसको भी देख लेते हैं। ये एक ड्राइंग दिखाई है जो भी है, मतलब कि एरो डायग्राम दिखाया, सॉरी ड्राइंग नहीं है, एरो डायग्राम है भाई, ठीक है, पूरा सम्मान देना है इसको हमें। बिटवीन पी एंड क्यू, बिटवीन पी एंड क्यू, ठीक है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, डोमेन रेंज बतानी है। तो सबसे पहले तो मैं रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में क्योंकि समझते हो तुम, लिखना आसान है। तो क्या होएगा, 5 किससे रिलेटेड है, 3 से, 6 किससे रिलेटेड है, 4 से, और 7 किससे रिलेटेड है, 5 से, ठीक है। अब अगर इनके बीच के मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी हो तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। सेट बिल्डर फॉर्म अपना अपना तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने का, ठीक है। जैसे कि हो सकता है मैं सबसे पहले P को डिफाइन कर दूं, यहाँ पे P में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है और 7 आ रहा है, और फिर मैं Q को डिफाइन कर दूं, इसमें क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है और 5 आ रहा है, ठीक है। और फिर मैं लिखूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर से इधर जाते हुए 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इधर से इधर जाते समय 2 सब्ट्रैक्ट होने लग रहा है। तो मैं लिख दूं कि मतलब जो हमारा रिलेशन है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल x, y सच दैट, मतलब जो आउटपुट है वो इनपुट से 2 कम है। फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूँ कि मतलब इनपुट आउटपुट कहाँ से लेने हैं, वेयर मैं बता दूँ कि भाई x को कहाँ से लेना है, p से लेना है, और y को कहाँ से लेना है, q से लेना है, ठीक है या नहीं है, ठीक। अगर आप मतलब चाहो तो इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, आप मतलब ऐसे भी लिख सकते हो। इसे कैसे लिखोगे, r इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x, y सच दैट y इज इक्वल्स टू x माइनस 2। यहाँ पे थोड़ा सा बता दो, वेयर x बिलोंग्स टू, मतलब इस सेट का ही नाम पूरा लिख दो, वैल्यूज 5 6 7, यानी कि आप इनपुट कहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से, एंड आउटपुट भी बता दो कहाँ से ले सकते हैं, y बिलोंग्स टू 3 4 5। समझ लो, तो अपना अपना तरीका है बेसिकली, पर यह है कि इसको रीड करके आपको समझ आ जाना चाहिए कि वो एग्जैक्ट रिलेशन क्या है। एम्बिगियस मीनिंग नहीं क्रिएट होना चाहिए बिल्कुल भी,
ठीक है भाई, समझ गए। तो अपना अपना तरीका है कि कैसे आप इसके अंदर एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बस यहाँ पे क्या है कि मीनिंग क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा भाई, और देख लेते हैं कुछ सवाल। क्या है, देखो यहाँ पर एक सेट दे रखा है ए, ठीक है, और आर बी अ रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय, ये जो भी यहाँ पर इन्होंने इंग्लिश लिखी है। तो देखो सबसे पहले बोला कि इसको मतलब ये सेट बिल्डर फॉर्म में तो दिया ही है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, फिर डोमेन रेंज अपने को इसकी कैलकुलेट करनी है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे देखो अंग्रेजी में बोल रहे हैं कि सारे ऐसे ए कॉमा बी का सेट बनाना है जहाँ पे ए और बी कहाँ से आ रहे हो, ए से आ रहे हो, ठीक है। यानी कि आप इनपुट आउटपुट दोनों क्या ले सकते हो, कैपिटल ए से ही ले सकते हो, यानी कि इनपुट आउटपुट की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकती है, 1 2 3 4 एंड 6 हो सकती है, ठीक है। फिर आर बी अ रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी, सबसे पहली बात तो ए आए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, यानी कि ऐसे सभी ए कॉमा बी का आपको सेट बनाना है जिसके अंदर जो बाद वाला एलिमेंट है बी, ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो पहले वाले एलिमेंट यानी कि ए से, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पे आर को अब मैं क्या लिखूंगा, बाद वाला एलिमेंट लेट से 1 है, तो 1 एग्जैक्टली किससे डिविजिबल है, 1 से ही है सिर्फ। पर अगर बाद वाला एलिमेंट 2 है तो ये 1 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है और ये 2 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है। अच्छा, डिविजिबल कौन होता है, जो मतलब डिवाइड में ऊपर की तरफ लिखा रहता है, जैसे कि लेट से यहाँ पे मैं 8 लिख दूँ तो 8 2 से डिविजिबल है, 8 4 से डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है, 8 1 से भी डिविजिबल है। अब 8 16 से डिविजिबल नहीं है, 8 16 को डिवाइड करता है, उससे डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो 16/8 बोलेंगे तो 16 8 से डिविजिबल है, पर 8 16 से नहीं है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। फिर जैसे कि अगर मैं तीसरा एलिमेंट पकड़ूँ 3, तो 3 किससे एग्जैक्टली डिविजिबल है, 1 से। फिर 3 किससे एग्जैक्टली डिविजिबल है, 3 से। अगर मैं 4 को देखूँ तो 4 1 से हो जाएगा, 4 2 से भी हो जाएगा, और 4 एग्जैक्टली डिविजिबल 4 से भी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैं इसी तरीके से 6 को देख लूँ तो 1 से हो जाएगा 6, 2 से भी हो जाएगा 6 डिवाइड, 3 से भी हो जाएगा 6 डिवाइड, और 4 से भी हो जाएगा 6 डिवाइड। तो ये हमने इसको किस में एक्सप्रेस कर दिया, रोस्टर फॉर्म में कर दिया। अगर कोई मेरे से पूछेगा कि भाई इसकी डोमेन क्या आ रही है, तो डोमेन का मतलब मैंने अभी समझाया ना आपको, सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज। तो इनपुट क्या हुआ यहाँ पे, जो भी पहले लिखा रहता है वही इनपुट होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ए की वैल्यूज यानी कि शुरू वाले एलिमेंट्स क्या है यहाँ पर, इनपुट वैल्यूज हैं। तो 1 हो गया इनपुट, फिर यहाँ पे तो 1 ही है, 2 हो गया इनपुट, 3 हो गया इनपुट, फिर 4 हो गया इनपुट, फिर 6 हो गया, 6 नहीं हुआ क्या, अच्छा यहाँ पे मैंने गलती कर दी, 6 एग्जैक्टली 6 से डिविजिबल है, तो 6 भी हो गया इनपुट, ठीक है। सो ए के सारे एलिमेंट्स ही एक एक करके इनपुट हो गए, ठीक है। और रेंज में मैं देखूं तो आउटपुट में भी मेरे को लगभग सारे एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। y की वैल्यू में 2 आ गया, 3 आ गया, 1 भी आ गया, 1 2 3 4 6, तो सभी आ रहे हैं यहाँ पे भी। तो 1 2 3 4 6 है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, रेंज हो गई। और देख लो भाई, अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। अच्छा, इसके बाद तो मैंने पढ़ाना ही स्टार्ट कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब ये 3 क्वेश्चन करके अब हम फंक्शन समझेंगे भाई, ठीक है। देखो भाई इधर, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन डिफाइंड बाय x इज इक्वल्स टू x + 5, और x की वैल्यू ये सब हो सकती है। तो काफ़ी आसान सवाल है, ये सब तो मेरे को सॉल्व भी नहीं कराना चाहिए अभी आपको, ये तो आपकी डिसरिस्पेक्ट होगी, पर कोई दिक्कत नहीं है, मैं तब भी आपकी डिसरिस्पेक्ट करके इसे सॉल्व करा ही दूंगा। देखो यहाँ पे सारे x, x + 5 का सेट बनाना है हमें, ठीक है ना, जिसके अंदर x की वैल्यू कहाँ से आ रही है, इधर से आ रही है, ठीक है। अब x की जगह आप क्या डालोगे, इसके अंदर 0 डालोगे। अगर x की जगह 0 डालोगे तो x + 5 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x की जगह 1 डालोगे तो x + 5 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, समझ रहे हो। फिर ऐसे ही 2 डाल लो तो 8 आ जाएगा, सॉरी कितना आएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 डाल लो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 4 डाल लो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 5 डाल लो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, समझ रहे हो। तो ये हमारा रिलेशन हो गया। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज, तो डोमेन क्या हो गई इसके अंदर, जो आपने इनपुट करा। इनपुट क्या क्या करा आपने इनपुट करा 0 1 2 3 4 एंड 5, और रेंज क्या है, जो आपको आउटपुट में मिला। आउटपुट में आपको क्या क्या मिला, यहाँ पर देखो 5 मिला, फिर 6 मिला, फिर 7 मिला, फिर 8 मिला, फिर 9 मिला, और फिर 10 मिला फाइनली, ठीक है। तो ये क्या हो गई, आपकी इधर से रेंज आ गई, ठीक है, ठीक है भाई। इसके बाद और दूसरा सवाल देख लो क्या कह रहे हैं लोग, ठीक है। देखो 7 नंबर में क्या बोल रहे हैं, डिटरमाइन द रिलेशन
r इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x कॉमा एक्स क्यूब, यानी कि आपको किसकी वैल्यू लिखनी है, x कॉमा एक्स क्यूब की लिखनी है, जहां पर x क्या है, एक प्राइम नंबर 10 से छोटा। तो 10 से छोटे प्राइम नंबर आपकी किसकी जगह डालेंगे, x की जगह, और फिर x क्यूब की वैल्यू निकलती जाएगी टू गेट दिस रिलेशन। तो देखो रिलेशन क्या होगा, देखो 10 से छोटे प्राइम नंबर क्या है, 2 है सबसे छोटा प्राइम, तो उसका क्यूब कितना आ गया, 8 आ गया। फिर 3 है तो 3 का क्यूब कितना आ गया, 27 आ गया। फिर 5 का क्यूब 125 आ गया। फिर 7 का क्यूब 3 आ गया। और बस इतने ही हैं 10 से छोटे प्राइम नंबर। ठीक है, अब कोई बंदा सोचेगा 1 को प्राइम में डाल दे, तो 1 प्राइम नहीं है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनके 2 फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर, है ना। जैसे 2 के 2 फैक्टर हैं 1 और 2, 3 के 2 फैक्टर हैं 1 और 3। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है, 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। जैसे 6 ले लो, तो इसका 1 है, 2 है, 3 है, 6 है ना। तो काफी सारे अपने को इसको फैक्टर देखने के लिए, मतलब काफी सारे दिखे या ना दिखे, 2 से ज्यादा दिखना है इनफ। ठीक है, पर 1 के कितने फैक्टर है, सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो 1 इसीलिए ना प्राइम है ना कंपोजिट है, 1 का एक ही फैक्टर है 1। ठीक है, ओके फाइन। और देख लो अगले सवाल में क्या बोल रहे हैं लोग। तो ये बोल रहे हैं कि ए एक सेट दिया है जिसके अंदर एक्स वाई जेड है, और बी, ये तो काफ़ी आसान सवाल है, ऐसा सवाल मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ। ठीक है, मैंने आपको जैसे ही रिलेशन पढ़ाया तो सबसे पहले मैंने आपको नंबर ऑफ रिलेशंस कैलकुलेट करना ही बताया, जिसके अंदर हमने क्या सीखा कि रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। जैसे कि ए में अगर 4 एलिमेंट हैं, बी में 3 एलिमेंट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में 12 एलिमेंट हुए। और अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में अपने पास 12 एलिमेंट हो रहे हैं, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, एक ऐसे सेट जिसके अंदर 12 एलिमेंट्स है, उसके कितने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 12, तो कितना हो गया अपना 4096 हो गया। अगर कैलकुलेट होता है तो कर दो, नहीं होता तो फिर पावर में छोड़ दो। ठीक है भाई, समझ गए, समझ गए। ठीक है भाई, तो यहाँ पे भी ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। आई थिंक आप लोगों को ये खुद से सॉल्व करना चाहिए, अभी मैंने बता तो दिया ही है। ठीक है ना, कि भाई ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं, यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं, है ना। और बी में कितने एलिमेंट हैं, यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने हो जाएंगे, 6 एलिमेंट हो जाएंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में 6 एलिमेंट है, तो उसके सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर 6 बन जाएंगे, 64 होता है वो। ठीक है, आ गया समझ में। अब चलें आगे, शाबाश भाई। तो देखो हमने रिलेशन समझ लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ लिया। अब हम अपने तीसरे पार्ट की तरफ चल रहे हैं इस चैप्टर के, इट इज कॉल्ड फंक्शंस। ठीक है, तो एक बार अब फंक्शंस को टैकल करने की कोशिश करेंगे। फंक्शन के अंदर मेनली हमें 2 चीज़ पढ़नी है। सबसे पहली 3 चीज़ पढ़नी है। सबसे पहले तो हमें पहचान में आना चाहिए कि एक जो फंक्शन है, मतलब एक जो रिलेशन है वो फंक्शन है भी या नहीं। ठीक है, नंबर 2 पे हमें ये पढ़ना है कि फंक्शन किस किस टाइप के हो सकते हैं, और थर्डली हमें इनकी डोमेन और रेंज कैलकुलेट करनी सीखनी है। ठीक है, तो अगले 1 घंटे में इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। बढ़िया भाई, चलो चल लेते हैं आगे। अच्छा भाई, तो एक बार मैं इधर लिख देता हूँ फंक्शंस। अच्छा, फंक्शन क्या है, एक टाइप का रिलेशन है। ठीक है, फंक्शन क्या है, एक पर्टिकुलर टाइप का रिलेशन है। क्या पर्टिकुलर टाइप का रिलेशन है ये एक इस तरीके का रिलेशन है जिसके अंदर सिंगल इनपुट पे हमें हमेशा सिंगल आउटपुट देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इनपुट हमने डाला और हमें एक से ज़्यादा आउटपुट देखने के लिए वहाँ पर मिल रहे हैं। कैसे, मैं यहाँ पे एक बार आपको एरो डायग्राम से समझाता हूँ, फिर आपको इक्वेशंस की मदद से, ग्राफ की मदद से, हर तरीके से मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए 2 कंडीशन है कि एक कंडीशन तो हर इनपुट का आउटपुट होना चाहिए, हर इनपुट का आउटपुट होना चाहिए। कोई भी, मतलब ऐसे नहीं कि जिस इनपुट को आप डिनाई कर दो, अवेलेबल इनपुट है तो उसका आउटपुट देखने के लिए मिलना ही मिलना चाहिए। हर इनपुट का आउटपुट होना जरूरी है, आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा बोल रहे हैं कि एक इनपुट का एक ही आउटपुट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक इनपुट करा और उसमें आपको एक से ज़्यादा आउटपुट देखने के लिए मिल रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होता। आप साइन के अंदर 30 डिग्री पुट करो, यू विल ऑलवेज सी दैट कि आंसर 1/2 आ रहा है। ऐसा कभी भी नहीं होगा साइन 30 का आंसर कितना आ जाए, 1 आ जाए या 5 आ जाए, कभी भी वैसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो
एक इनपुट का एक पर्टिकुलर आउटपुट होना चाहिए, आउटपुट मस्ट बी देयर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ आपके लिए। जैसे कि सबसे पहले एरो डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि एक सेट A है और एक ये B है। यहाँ पे मैं एक रिलेशन बना रहा हूँ। मैंने बताया ना कि एक टाइप का रिलेशन ही है। आपको बस ये बताना है कि क्या ये फंक्शन है या फिर ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे कि मैं बोल दूँ कि 1 का कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 का कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और 3 का कितना आ रहा है, 6 और 7 आ रहा है। तो ये फंक्शन होगा? देखो ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे एक इनपुट के मेरे को एक से ज़्यादा आउटपुट देखने के लिए मिल रहा है, सो इट विल नॉट बी अ फंक्शन। आगे बात समझ में? और देखो कि जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लूँ, A से B ही जा रहा हूँ अब की बार भी मैं, ठीक है। अब की बार देखो यहाँ पर क्या है, अपने पास है 1, अपने पास है 2, अपने पास है 3, यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 5। तो 1 के लिए लेट से 4 आ गया और 2 के लिए लेट से 5 हो गया। तो क्या ये फंक्शन होगा? अगेन इट विल नॉट बी अ फंक्शन। और इसका रीज़न अब की बार ये है कि 3 के लिए कोई भी आउटपुट अवेलेबल नहीं है। मैंने लिखा ना फर्स्ट पॉइंट में हर इनपुट का आउटपुट होना चाहिए, तो 3 एज इनपुट अवेलेबल था यहाँ पर उसके लिए कोई भी आउटपुट हमें देखने के लिए नहीं मिला। और देखो अगर मैं A से B जा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके का सिनेरियो अब की बार क्रिएट करा। कैसा कि यहाँ पे लिखा है 1 2 3 और लेट से यहाँ पे लिखा है 4 5 6 7। तो देखो 1 का लेट से 4 आ गया, 2 का 5 आ गया और 3 का 6 आ गया। अब चेक करके बताओ क्या ये फंक्शन है? अब की बार ये फंक्शन है क्योंकि पहली चीज़ क्या लिखी है, हर इनपुट का आउटपुट होना चाहिए। तो 1 का आउटपुट है, 2 का आउटपुट है, 3 का भी आउटपुट है। तो पहली तो भाई अब की बार यही है कि हर इनपुट का तो अपने पास आउटपुट है। और देखो एक इनपुट का एक ही आउटपुट है। जैसे 1 के कितने आउटपुट हैं? एक। 2 का भी एक ही आउटपुट है, 3 का भी एक ही आउटपुट है। तो ये फंक्शन हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, एक बार इसको भी देखो। जैसे ये A है 1 2 3 और ये B है। इसके अंदर लेट से है अपने पास 4 5 6 7। अब 1 का आउटपुट है 4, 2 का आउटपुट है 5 और 3 का आउटपुट भी है 5। तो क्या ये फंक्शन होगा? देखो दो कंडीशन मैंने बताई है, उन्हीं को ही चेक करने की कोशिश करो। हर इनपुट का आउटपुट होना चाहिए। तो 1 का आउटपुट है, 2 का आउटपुट है, 3 का आउटपुट है। फिर बोल रहा है एक इनपुट का एक पर्टिकुलर आउटपुट होना चाहिए। तो 1 के कितने आउटपुट है? 1। 2 के कितने आउटपुट है? 1। 3 के कितने आउटपुट है? 1। तो ये फंक्शन है। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर 5 तो 2 जगह के आउटपुट से आ रहा है, तो मतलब दो इनपुट से आ रहा है। वो हो सकता है। देखो कई इनपुट के एक आउटपुट हो सकते हैं, पर एक इनपुट के कई आउटपुट नहीं हो सकते। ऑल्सो कई बंदे सोचेंगे कि सर यहाँ पे 6 7 तो बच ही गया। देखो उसके लिए मैंने बात ही नहीं करी। मैंने बोला हर इनपुट का आउटपुट होना चाहिए, यानी कि इनपुट कोई भी नहीं बचना चाहिए, आउटपुट बचने को बच भी सकता है। आगे बात समझ में? नहीं आगे बात समझ में? अच्छा भाई, और अगर फंक्शन समझो तो आप ग्राफ से समझ सकते हो। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक दो चीज़ समझने की कोशिश करें, लेट से कि ये एक अपना, अभी आप पढ़ोगे इसको बोलते हैं पैराबोला, ठीक है। इसके बारे में अच्छे से हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड पैराबोला है, इसकी इक्वेशन है y² = 4x। वो सब चलो बाद में देखेंगे, पर अभी के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि क्या ये पैराबोला फंक्शन है। तो इसके लिए देखो वैसे तो एक टेस्ट होता है, पर वो टेस्ट वर्क कैसे करता है वो भी हम समझते हैं। देखो कभी भी कोई ग्राफ ड्रॉ कहीं भी रखा हो तो उसके अंदर हम इनपुट कहाँ से लेते हैं? एक्स एक्सेस से, और आउटपुट कहाँ से देखने के लिए मिलते हैं हमें? वाई एक्सेस से। अगर आप ये पर्टिकुलर इनपुट लो तो यहाँ से देखो आपको आउटपुट में क्या देखने के लिए मिलेगा? ये। और आपको आउटपुट में क्या देखने के लिए मिलेगा? ये। सो आप ये देख रहे हो कि एक पर्टिकुलर इनपुट के आपको दो आउटपुट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इस तरीके के ग्राफ को आप फंक्शन नहीं बोल सकते। ग्राफ से चेक करने के लिए कि अगर कोई मतलब रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, एक टेस्ट होता है, इट इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन टेस्ट। क्या नाम है इसका? वर्टिकल लाइन टेस्ट। अगर आप अपने ग्राफ के अंदर कहीं भी एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हो जो कि वर्टिकल हो और आपके ग्राफ को दो जगह से काट दे,
या 2 या 2 से ज़्यादा जगह से काट दे तो फिर वो फंक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे तो मैं बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकता हूँ जो कि इसे 2 जगह पे काट रही होंगी, ठीक है ना। सो ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, लेट से मैं एक सर्कल ड्रॉ कर दूं, मैं एक सर्कल ड्रॉ कर दूं तो ये सर्कल फंक्शन होगा। देखो अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइन टेस्ट पे जाऊँ तो मैं एक वर्टिकल लाइन टेस्ट यहाँ पे इसका ये फेल हो रहा है, क्यों? क्योंकि ग्राफ यहाँ पे 2 जगह कट कर गया, तो अगेन ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, फिर अगर मैं और देखूँ, जैसे कि लेट से ये मैं एक स्पाइरल बना दूँ इस तरीके से, ये फंक्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि अब की बार मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो देख रहे हो मतलब कितनी सारी जगह पे ये कट कर रहा था, फंक्शन नहीं है। ठीक है, आई होप अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि किस तरीके के ग्राफ्स फंक्शन हो सकते हैं। लेट से मैंने एक ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, तो अब ये फंक्शन है भाई। आप कहीं पे भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो, वो इसे एक ही जगह काट पाएगी, एक से ज़्यादा जगह कभी काट ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अपना फंक्शन हो जाएगा। और लेट से अगर मैं पैराबोला ही ड्रॉ करूँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर लो जिस तरीके से आप 10वीं में करते थे, या तो फेस ऊपर रहता था या तो फेस डाउनवर्ड रहता, तो अगेन ये भी फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि अब की बार अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो वो इसे मैक्स एक जगह ही काट पाएगी। आगे बात समझ में नहीं, आगे बात समझ में कि किस तरीके के ग्राफ्स को हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन बोल सकते हैं, और किस तरीके के ग्राफ्स को हम फंक्शंस नहीं बोल सकते। ठीक है, अच्छा भाई चलो ये तो हम समझ गए। अब कुछ पर्टिकुलर टाइप के फंक्शंस को हमें नाम लेके पढ़ना है कि भाई ये वाला पर्टिकुलर फंक्शन ऐसे वर्क करता है, ये वाला पर्टिकुलर फंक्शन ऐसे वर्क करता है। ठीक है, पर इससे ज़्यादा आपको पहले से क्या पता चल चुका है, आपको पहले से ये पता चल चुका है कि डोमेन हम बोलते हैं सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज़ को, और रेंज किसको बोलते हैं हम, सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज़ को। ठीक है, एक चीज़ आप और ध्यान करने के लिए रख सकते हो कि डोमेन हमेशा x की वैल्यू होती है और रेंज हमेशा y की वैल्यू होती है। यानी कि डोमेन हमें कहाँ दिखेगी, x एक्सिस पे, और रेंज हमें कहाँ पे दिखेगी, y एक्सिस से, इफ आई गो बाय द ग्राफ। ठीक है, देखो भाई अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ फंक्शन कुछ हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम इनकी रेंज और डोमेन पे आएंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो सबसे पहले टाइप का फंक्शन है, इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन काफ़ी ही सिंपल है और ये इस तरीके का फंक्शन होता है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू, आइडेंटिटी नहीं, पहले एक काम करो, कांस्टेंट फंक्शन देख लो, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन किस टाइप का है कि आप मतलब कुछ भी इनपुट करो, आउटपुट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, ये मतलब जैसे कि मैं एग्जांपल बच्चों को देके क्लास में समझाता भी हूँ कि उस टाइप के बच्चों की तरह है कि मतलब जो कि रिएक्शन लेस टाइप नहीं होते, आप x की जगह कुछ भी इनपुट करते रहो, आउटपुट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे वो कितना है, c है, हो सकता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 10 लिख दें या 20 लिख दें। ठीक है, मतलब इमोशन लेस है बिल्कुल, आप कुछ भी इनपुट डालो, आउटपुट क्या है, सेम टू सेम है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ थोड़ा सा इसका, तो इस तरीके से थोड़ा ग्राफ देखने के लिए मिल सकता है। ये तो x एक्सेस हो गया और ये क्या हो गया, अपना y एक्सेस हो गया, ये अपना x एक्सेस हो गया और ये अपना y एक्सेस हो गया। तो इनपुट हम लेंगे तो कहाँ से लेंगे, जैसे कि 0 इनपुट करा तो क्या आ रहा है, c आ रहा है, 1 इनपुट करा तो कितना आ रहा है, c आ रहा है, 2 इनपुट पे भी c, 3 पे भी c, 4 पे भी c, 5 पे भी c। तो इस तरीके से ये अपने को ग्राफ इसका देखने के लिए मिल जाएगा। आप कुछ भी इनपुट करो, आउटपुट इसका हमेशा कितना है, c ही आउटपुट आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, 1 पे भी c, 1.5 पे भी c, 2 पे भी c, 2.5 √2, हर इनपुट वैल्यू पे क्या है, c ही आपको आउटपुट देखने के लिए मिल रहा है। ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, 0, c, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इनपुट आउटपुट रिमेन्स द सेम। आ गया समझ में, नहीं आ गया समझ में, क्लियर है? ओके फाइन। देखो इधर, अब देखो यहाँ पे से अगर आप डोमेन रेंज कैलकुलेट करने की कोशिश करो तो कैसे कर सकते हो। देखो डोमेन का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि इनपुट क्या क्या हो रहा है, डोमेन क्या है, इनपुट क्या क्या हो रहा है। तो देखो आप यहाँ पे x एक्सेस में कितना मूवमेंट दिखा सकते हो, पूरा इधर भी कितना भी जा सकते हो, इधर भी कितना जा सकते हो। तो डोमेन इसकी क्या रहेगी, रियल नंबर।
कुछ भी आप इसमें इनपुट कर सकते हो। पर देखो वाई एक्सेस में मूवमेंट बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है, आप मतलब ना इससे ऊपर जा रहे हो ना इससे नीचे, मतलब आउटपुट क्या हमेशा सी ही आउटपुट आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो रेंज क्या है इसकी, हमेशा और हमेशा क्या है, सी है। मतलब आप कुछ भी इनपुट कर लो, इस तरीके से आप इसको सोच सकते हो। एक इस तरीके का बंदा है, आप इसे कुछ मत ले जाके दो, आप इसे हेलो बोलो, ये आपको कुछ मतलब लेट से 50 रुपये देगा, ठीक है। फिर आप इसे 10 रुपये दो तो भी आपको 50 रुपये देगा। आप मतलब इसे 1000 रुपये दो तो भी ये मतलब आपको 50 रुपये देगा, ठीक है। तो आप इसके अंदर कुछ भी इनपुट करो, ये आपको हमेशा सेम आउटपुट डिलीवर करता रहेगा, ठीक है। और आगे चल लेते हैं। फिर अगला क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन ये काफ़ी सिंपल है, ये मतलब टिट फॉर टैट आप समझ सकते हो इसे बिल्कुल। जो आप इसे इनपुट करोगे वही आउटपुट। जैसे अभी हम इसको दे रहे थे ना 10 रुपये, तो ये 10 ही रुपये देगा आइडेंटिटी वाला। 50 रुपये दोगे तो 50 रुपये देगा, 100 रुपये दोगे तो 100 रुपये देगा, ठीक है। अगर आप इसे पीटोगे तो ये भी आपको पीटेगा फिर, ठीक है। मतलब जैसा इनपुट वैसा ही आउटपुट। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। आपने एक्स इनपुट करा और आउटपुट में भी क्या देखने के लिए मिला आपको, एक्स ही आउटपुट में देखने के लिए यहाँ पर मिल गया, ठीक है। तो 0 इनपुट करोगे तो 0 आउटपुट, 1 इनपुट करोगे तो 1 आउटपुट, 2 इनपुट करोगे तो 2 आउटपुट, 3 इनपुट करोगे तो 3 आउटपुट, 4 इनपुट करोगे तो 4 आउटपुट। ऐसे ही मतलब गाड़ी चलती रहेगी। -1 इनपुट करोगे तो -1 आउटपुट, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका ग्राफ हो जाएगा थोड़ा। समझ रहे हो कि मतलब जैसा आप इनपुट करोगे वैसा ही आपको आउटपुट देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। जैसा इनपुट सेम टू सेम आउटपुट, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। इधर भी नीचे भी और एक्सटेंड कर सकते हो चाहो तो। अब अगर मैं इसकी डोमेन रेंज की बात करूं तो ये भी काफ़ी सिंपल है। कैसे, अब देखो एक्स एक्सिस में कितनी मूवमेंट है, इधर भी जाते जा रहा है और इधर भी जाते जा रहा है। तो इनपुट क्या है इसका, रियल है, और जो इनपुट है वही तो आउटपुट है। तो रेंज भी क्या है इसकी, रियल है। रेंज भी क्या हो गई भाई इसकी, रियल हो गई अब पूरी, ठीक है। आ गया समझ में। तो डोमेन भी रियल और रेंज भी क्या हो गई, रियल हो गई। चलो आगे चल लेते हैं। अब देखो यहाँ पे दो एक तरीके से भाई हैं ये टाइप के फंक्शन है, क्योंकि ये बिल्कुल मतलब सिमिलर वे में और डिफरेंट भी थोड़ा सा बिहेव करते हैं। क्या क्या नाम है, एक का नाम है मॉड्यूलस और इसका सिंबल है इस तरीके से मॉड एक्स, और दूसरे का नाम है सिग्नम। सिग्नम और इसको मतलब SGNX ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है। तो मॉडुलस और सिग्नम मतलब कैसे एक दूसरे के सिमिलर है। देखो आपके पास अगर कोई भी नंबर है ना तो उसके दो चीज़ होते हैं, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है उसका साइन, कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। या ऐसे बोल सकता हूँ कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो एक है उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा उसका डायरेक्शन, ठीक है। तो जो मॉडुलस है इसे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी समझ में आती है, और सिग्नम इसको सिर्फ और सिर्फ किसी भी चीज़ का डायरेक्शन समझ में आता है। अब मॉडुलस किस तरीके से वर्क कर रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड मेजर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसके लिए 1000 किलोमीटर की हाइट या फिर 1000 किलोमीटर की डेप्थ मॉडुलस के लिए क्या है, सेम है। क्यों, क्योंकि वो दोनों क्या हैं, 1000 है। मॉडुलस के लिए 5 करोड़ का प्रॉफिट या 5 करोड़ का लॉस दोनों बराबर हैं। क्या, क्योंकि वो इंटेंसिटी मेजर कर रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना, भाई 5000 है, ठीक है। तो वो क्या है, मॉडुलस फंक्शन है। काम कैसे करता है, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि 3 का मॉड कितना होगा तो ये कितना होगा, 3 ही होगा। पर अगर मैं बोलूँ -3 का मॉड कितना होगा तो ये भी क्या होगा, 3, क्योंकि ये उसके साइन को कंसिडर नहीं करना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ क्या कंसिडर करना चाहता है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है। तो इसके लिए 3 और -3 दोनों क्या हैं, सेम है, कि वो मैग्नीट्यूड कितना उसका 3 है, ठीक है। अच्छा और देखो, अगर जैसे कि किसी दिन मैं आपसे बोलूँ कि कोई एक चीज़ थी और उसका मॉड 5 आ रहा है और मैं आपसे पूछूं कि x कितना था, तो आप खुद ही बताओगे सर हो सकता है x 5 रहा हो या फिर x -5 रहा हो, क्योंकि उन दोनों का ही मॉड क्या होता है, 5 हो जाता है।
तो मेनली आप ऐसे याद रख सकते हो, कभी भी मॉड हटेगा तो साथ में प्लस माइनस का साइन आ जाता है। या फिर लेट्स से अगर मैं आपसे ऐसे बोलूँ कि भाई कोई एक ऐसी चीज़ थी x माइनस 5 का मॉड जो है ये लेट्स से 17 के इक्वल हो रहा है, तो आप कहोगे सर या तो x माइनस 5 की वैल्यू जो है वो 17 है, यानी कि x की वैल्यू 22 है, तब ये कार्यक्रम आपको दिख रहा है। या फिर सर एक काम और भी हो सकता है कि x माइनस 5 की जो वैल्यू है वो माइनस 17 रही हो, क्योंकि अगर ये माइनस 17 होगा तब भी उसका मॉड कितना बन गया होगा, 17 बन गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से x की दूसरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 12 आ जाएगी। आगे ये बात समझ में? तो इस तरीके से कौन काम करता है, मॉड काम करता है भाई। क्लियर हो गए? ठीक है, अब अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो वो भी समझ लेते हैं एक बार। देखो भाई यहाँ पे एक बार इसका ग्राफ समझने की कोशिश करता है, डोमेन रेंज भी समझ लेंगे। देखो अगर तो इनपुट पॉजिटिव है तो मॉड कोई काम ही नहीं करता, जैसा इनपुट डालोगे आपको वैसा ही आउटपुट देखने के लिए भी मिल जाएगा। ठीक है ना, तो अगर आप 0 डालोगे तो 0, 1 डालोगे तो 1, 2 डालोगे तो 2 आपको देखने के लिए मिलेगा, 3 डालोगे तो 3, कोई वो टेंशन नहीं है। 0.5 डालोगे तो 0.5 भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत ऐसी अपने को एज सच नहीं है। ठीक है, आप जैसा इनपुट डालते जाओगे वैसा ही आपको आउटपुट में मिलते जाएगा। ठीक है, जैसा इनपुट वैसा ही आउटपुट, जैसा कि अपना आइडेंटिटी के केस में था ना, जैसा इनपुट वैसा ही आउटपुट। पर ये सिर्फ पॉजिटिव के केस में ऐसा करता है। नेगेटिव के केस में क्या करता है कि आप लेट से -1 डाल रहे हो तब भी आपको आउटपुट में क्या दे देगा, 1 दे देगा। आप -2 डाल रहे हो तो भी आउटपुट में क्या दे देगा, आपको 2 दे देगा। समझ रहे या नहीं समझ रहे? तो इस तरीके से अपना क्या हो जाता है, मॉड का ग्राफ हो जाता है। वी शेप का एक ग्राफ बनता है। ठीक है, अभी हमने कॉन्टिन्यूटी वगैरह नहीं पढ़ी, अदरवाइज मोड को थोड़ा और डिकोड हम कर सकते थे। ठीक है, पर अभी के लिए इतना काफ़ी है कि मॉड का ग्राफ कैसी शेप का है, वी शेप का इसका एक ग्राफ है। ठीक है, आगे बात समझ में? नहीं आगे बात समझ में? अब देखो अगर मैं इसके डोमेन रेंज की बात करूं, ठीक है, किसकी बात करूं, डोमेन रेंज की, तो डोमेन आप देख सकते हो इस तरफ कितना ही जाएगा, इधर भी कितना ही जाएगा, तो डोमेन हो गई इसकी रियल। और अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज इसकी है नॉन नेगेटिव। देखो नीचे की तरफ कभी भी आंसर नहीं आ रहा, जो आउटपुट है वो हमेशा ऊपर की तरफ ही इसका जा रहा है, एक्स एक्सिस से ऊपर ऊपर। तो नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि 0 से लेकर के इन्फिनिटी कोई भी आंसर इसका आ सकता है। पॉजिटिव मत बोलना कि मॉड का आंसर पॉजिटिव होता है, नॉन नेगेटिव होता है। नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में किसका अंतर है, 0 का अंतर है। पॉजिटिव में 0 नहीं आ सकता। ठीक है, पर मॉडुलस का आंसर आपको 0 देखने के लिए मिल जाएगा अगर आप इनपुट 0 डालोगे तो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा मॉड हो गया। अब है अपने पास सिग्नम फंक्शन। देखो सिग्नम फंक्शन कैसे वर्क करता है। देखो इसको तो सिर्फ मैग्नीट्यूड समझ में आ रहा था, इसके लिए 3 -3 3000 और -3000 वो सब क्या है, सेम है। पर इसके लिए क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन। आप इसको जैसे कि कुछ ऐसा एक सेटअप सोच सकते हो कि एक मतलब आपके पास कुछ एक ऐसा सेटअप है जिसके अंदर आप अगर कोई भी पॉजिटिव इनपुट डालोगे तो वो ग्रीन लाइट शो करेगा, अगर आप नेगेटिव इनपुट डालोगे तो रेड लाइट शो करेगा, और अगर आप 0 डालोगे तो ग्रीन लाइट शो करेगा। ठीक है, अब लेट से आप इसके अंदर 1 डालते हो तो कैसी लाइट जलेगी, ग्रीन लाइट। अब 1000 डालोगे तो भी वही सेम ग्रीन लाइट, 1 करोड़ डालोगे तो भी वही सेम ग्रीन लाइट। पर अगर आप -1 या -10 या -30 डालोगे तो हमेशा उसके अंदर कितनी लाइट जलेगी, रेड लाइट ही जलेगी। अब ये लाइट का जो सिस्टम होता है सिग्नम के अंदर कैसे देखने के लिए मिलता है अपने को, नंबर्स की फॉर्म में। ऑफ कोर्स मैथ्स की बात कर रहे हैं हम, तो कैसे वर्क कर रहा है, देखो अगर आपने कोई भी पॉजिटिव इनपुट डाला तो आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर कोई भी नेगेटिव इनपुट डाला तो आउटपुट क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। और अगर तो आपने 0 इनपुट डाला तो आउटपुट क्या आ जाएगा, इसके अंदर 0 ही आ जाएगा। आ गई बात समझ में या नहीं आ गई बात समझ में आपको? हाँ भाई, तो सिग्नम फंक्शन में देख लिया ना कि पॉजिटिव इनपुट पे 1, 0 पे 0 और नेगेटिव पे हमें -1 देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, देखो कैसे वर्क करेगा। देखो 0 इनपुट डालोगे तो आउटपुट 0 ही ऑफ कोर्स देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, पर अगर आपने हल्का सा भी पॉजिटिव कर दिया 0.01 तो फिर आउटपुट क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, और फिर 1 पे 2 पे 10 पे 10,000 पे हमेशा क्या रहेगा, आउटपुट 1 रहेगा। ठीक है,
अब अगर हल्का सा भी नेगेटिव हुआ तो क्या हो गया, -1 हो गया, ठीक है। अगर हल्का सा भी नेगेटिव हुआ तो क्या हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा, और पूरे नेगेटिव पे क्या आउटपुट रहेगा, -1। अब अगर आप इसकी डोमेन की बात करो तो डोमेन तो है अपना रियल, कि लेफ्ट और राइट में पूरा पूरा जा रहा है, कोई टेंशन नहीं है। पर अगर आप रेंज की बात करो तो रेंज में हमें आउटपुट यानी कि वाई पे मूवमेंट सिर्फ 3 जगह दिख रही है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो 3 जगह मूवमेंट क्या है, -1, 0 और 1, ठीक है। ये 3 ही आउटपुट वैल्यूज हमें मिल रही है, यहाँ पे भी हमें ये 3 ही आउटपुट वैल्यूज देखने के लिए मिल रही थी, ठीक है। तो ये 3 हमारे क्या हो गए, सॉरी इसके आउटपुट हो गए, पॉसिबल आउटपुट हो गए, ठीक है। चलूँ आगे। अभी मॉडुलस के अंदर एक छोटी जानकारी मैं आपको और भी दे दूंगा कि कैसे फंक्शन को रीडिफाइन करते हैं और उसके बाद उसका ग्राफ बनाते हैं। जैसे कि अगर किसी दिन मैं आपसे बोलूँ कि मॉड ऑफ x - 7 या फिर मॉड ऑफ 2x - 7 + 4 का होल मोड, इसका ग्राफ बनाना है, तो वो हम कैसे बना सकते हैं और इनकी डोमेन रेंज क्या रहेगी वो भी एक बार हम समझ लेंगे, ठीक है। डोमेन तो खैर रियली रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर रेंज क्या रहेगी वो एक बार हम समझ लेंगे, ठीक है। चलें आगे, शाबाश भाई। अब मॉडुलस और सिग्नम समझ गए, तो अब आप समझो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और दूसरा क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसका सिंबल तो वही कर्ली ब्रैकेट x होता है और इसका सिंबल बिग ब्रैकेट x होता है, ठीक है। अब देखो भाई वो कैसे करता है। जैसे कि आप ऐसे सोच सकते हो कि कोई एक इस टाइप का बैंक है जो कि सिर्फ रुपीज़ एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अब उस बैंक में लेट से आप 7.3 रुपये लेके जाओगे तो बैंक कितना एक्सेप्ट करेगा, 7 रुपीज़, और आपके पास कितना बच जाएगा, 0.3 पैसा या 0.3 रुपीज़। तो जो बैंक ने एक्सेप्ट कर लिया दैट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर, और जो आपके पास बच गया दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट। आ गई बात समझ में। देखो वो कैसे करता है, जैसे कि ये एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे लिखा हुआ है 0, 1, 2, 3, -1, -2, इस तरीके से। सो आप कोई भी चीज़ का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर करना चाहते हैं सो इट विल शिफ्ट इट टू द प्रीवियस इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। जैसे आप 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर करोगे तो प्रीवियस इंटीजर 0, 0.5 का करोगे तो 0, 0.999 का करोगे तो 0, 1 का करोगे तो फिर 1 आ जाएगा, क्योंकि अगर आप बैंक में 1 रुपया लेके जाओगे तो 1 रुपया एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है ना। अगर 1.1 लेके जाओगे रुपये तो अगेन वो 1 ही रुपया एक्सेप्ट करेंगे, 1.5 पे भी 1 ही रुपया, ठीक है, 1.9 पे भी 1 ही रुपया वो एक्सेप्ट करने वाले हैं। आगे बात समझ में, नहीं आगे बात समझ में, क्लियर है इतना। चलें आगे, 2.7 रुपीज़ पे फिर अगेन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे लिख के भी बताऊँ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7.3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7.99999 भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नेगेटिव में देखूँ तो अगर -0.5 है तो -0.5 यहाँ है, तो -0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं -0.5 का कितना हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, पर ये कितना होगा, -1 होगा। अगर मैं बोलूँ -7.3 का कितना होगा, तो अब की बार इस -7 नहीं होगा, -8 होगा। आपको पीछे की तरफ जाना है, ठीक है ना, पीछे की तरफ हमेशा आपको ट्रैवल इसके अंदर कराना है, ठीक है। आगे समझ में, नहीं आगे समझ में, चलें आगे। अब एक बार इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। सो लेट्स से 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये -1 है, -2 है, -3 है, ठीक है। अब अगर तो आप 0 इनपुट करते हैं तो आउटपुट क्या आएगा, 0। अगर आप 0.1 करते हो तो भी 0, 0.5 पे भी 0, 0.9 पे भी 0, 0.9999 पे भी 0, तो इस तरीके से चलता जाएगा। अब 1 पे आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब 1.1 पे 1, 1.2 पे 1.5 पे 1, 1.9 पे 1, 1.99 पे 1, हमेशा 1। फिर 2 पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर 2.1, 2.2, 2.5, 2.9 सब पे क्या आएगा, 2 आता जाएगा। ये 2 है ना, तो ये 2 आ जाएगा।
फिर अब 3 पे आउटपुट क्या आ जाएगा, अगेन 3 आ जाएगा, फिर 3.1, 3.2, 3.99 तक 3। अब फिर 4 पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरीके से इधर भी पैटर्न शो होगा थोड़ा सा, तो क्योंकि ये सीढ़ियों की तरह दिख रहा है इसीलिए इसका नाम स्टेप फंक्शन भी है, स्टेप एक्स। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। डायरेक्टली आपको एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अच्छा भाई एक बार फ्रैक्शनल पार्ट को भी समझते हैं, ऑल्दो सिलेबस में नहीं है, पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट इज, आप बैंक में कुछ रुपए लेके गए, ठीक है, आप एक्स अमाउंट लेके गए, माइनस बैंक ने कुछ जमा कर लिया, तो जो आपके पास बच गया दैट पार्ट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो आपको हो सकता है फ्रैक्शनल पार्ट ना बोलें और बोलें कि इसके बारे में थोड़ी जानकारी बताओ या ग्राफ ड्रॉ करो या जो भी है। ठीक है, तो x में से आपने क्या हटा दिया, उसका इंटीग्रल पार्ट हटा दिया, तो आपके पास क्या बच गया, उसका फ्रैक्शनल पार्ट बच गया। ठीक है, देखो भाई जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि 3.7 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, 0.7। ठीक है, पर एक चीज़ ध्यान रखना, -3.7 का 0.7 नहीं होगा, ये होगा 0.3। इसको आप कैसे सोच सकते हो कि आपके पास मतलब इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, तो -3.7 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3.7, तो इट विल बी -3.7। यही बताया ना मैंने, नंबर में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाओ, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -4, तो ये हुआ +4, तो ये कितना हुआ, 0.3। ठीक है, तो इस तरीके से सोचोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज आपको कन्फ्यूजन इसमें होती रहेगी। ठीक है, अच्छा भाई अब देखो यहाँ पे, अगर मेरे को इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, अभी डोमेन रेंज लिखवा देता हूँ दोनों की। तो देखो अगर आप बैंक में 0 रुपये लेके जाओगे तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे, 0 रुपये। ठीक है, अगर आप 0.1 लेके जाओगे तो उतने ही बच जाएंगे, 0.2 पे भी उतने ही, 0.5 पे भी उतने, 0.9 पे भी उतने, सब रुपए बचते जाएंगे जब तक आप 1 रुपया नहीं लेके जाते। 1 रुपये लेके जाओगे तो फिर आपके पास 0 बचेंगे अगेन, फिर 1.1 पे 0.1, 1.2 पे 0.2, 1.5 पे 0.5, 1.9 पे 0.9, वो रिपीट है बेसिकली। ठीक है, तो ये रिपीट होगा, फिर दोबारा ये पूरा का पूरा कार्यक्रम रिपीट होगा। ऐसे ही इधर भी ये पूरा का पूरा इसी तरीके से बन जाएगा। ठीक है, मतलब बेसिकली ये हुआ जो इनपुट था वही आउटपुट होता गया। ठीक है, और ये हाइट इसकी कहाँ तक जा रही है, 0,1 तक, कि मैक्सिमम आपके पास 1 रुपया बच सकता है, इनफैक्ट 1 भी नहीं बच सकता, 0.9999 बच सकता है। इसीलिए एम्प्टी सर्कल बनाया ये दिखाने के लिए कि ये वैल्यू भी कभी भी अटेन नहीं होगी। अब देखो अगर मैं डोमेन की बात करूँ इसकी, तो इनपुट तो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर रेंज में फ़र्क पड़ता है। क्या फ़र्क पड़ेगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर के 0 तक के आउटपुट्स मिलेंगे, उतना ही आपके पास आउटपुट में आएगा। अगर मैं यहाँ पे डोमेन की बात करूँ तो अगेन आप बैंक में तो कितने भी रुपए ले जा सकते हो, तो रियल हुआ, इधर देखो लेफ्ट राइट में पूरा ग्राफ जा रहा है। और रेंज की मैं बात करूँ तो बैंक सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज एक्सेप्ट करता है, तो इसका जो रेंज है वो क्या है, z है। बैंक मतलब 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया वैसे एक्सेप्ट करेगा। ऑफ कोर्स बैंक का एग्जांपल अभी मैंने थोड़ा समझाने के लिए लिया है, यहाँ पे इसके आंसर नेगेटिव में भी आ सकते हैं, बैंक तो नेगेटिव में रुपए एक्सेप्ट नहीं करता हो तो। ठीक है, आ गई बात समझ में, नहीं आ गई बात समझ में? तो ये हमने 6 टाइप के फंक्शन समझ लिए और इनकी थोड़ी थोड़ी डोमेन रेंज समझ ली। ये तो चलो सिंपल ही थे काफ़ी, कांस्टेंट फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शन, फिर मॉडुलस और सिग्नम। मॉडुलस सिर्फ मैग्नीट्यूड समझता है और सिग्नम सिर्फ और सिर्फ साइन समझता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब उसका इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शन मतलब कि कोई भी नंबर का फ्रैक्शन पार्ट। आगे इतना समझ में, चलें आगे। अच्छा भाई, अब जो मेन चीज़ हमें समझनी है वो समझनी है कि डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस, और आई शुड से रियल फंक्शंस, डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शंस। तो कुछ सवाल हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है, और उसी से ही मैं आपको रिलेट करके सब समझा दूंगा। एक सवाल है फाइंड डोमेन, है सीधा लिखा है फाइंड डोमेन। अच्छा, रियल फंक्शन का मतलब क्या है कि इनका इनपुट और आउटपुट दोनों ही कहाँ से आने चाहिए, डोमेन से, रियल से आने चाहिए। ठीक है, मतलब रियल का कुछ पार्ट क्या होगा, इसका डोमेन होगा, और रियल का ही कुछ पार्ट क्या होगा, इसकी रेंज होगा। ठीक है, देखो भाई इधर समझने की कोशिश करेंगे एक बार थोड़ा सा। फाइंड डोमेन एंड रेंज, फाइंड डोमेन
एंड रेंज। अभी के लिए डोमेन लिखते हैं, ठीक है। तो डोमेन निकालते समय आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या कि कभी भी जो भी चीज़ डिनोमिनेटर में लिखी हुई है ना, वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं और उसके अंदर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाए तो फिर आउटपुट क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। अब नॉट डिफाइंड आउटपुट कभी हम आने नहीं दे सकते, इसीलिए हम डिनोमिनेटर में कभी भी ज़ीरो जाने नहीं दे सकते। दूसरी चीज़, क्योंकि ये फंक्शन सब क्या है, रियल फंक्शन है, इसीलिए हम एक चीज़ और चाहते हैं कि रूट के अंदर जो भी लिखा है, रूट के अंदर जो भी लिखा है, दिस थिंग शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो ये दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, बस इसी से ही अभी के लिए हमारी सारी डोमेन और रेंज कैलकुलेट हो जाएंगी। तो देखो एक सवाल, पहले सवाल में बोल रहा है कि एफ एक्स किसके इक्वल है, 1 बाय में लेट से x माइनस 5 है। तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले बोलूँगा कि भाई डेनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर मैं डोमेन निकाल रहा हूँ, यानी कि x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, डोमेन मतलब x की वैल्यू, ठीक है, कि इनपुट क्या कर सकता हूँ। तो अगर मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो डेनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, यानी कि x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 5। तो मैं बोलूँगा इसकी डोमेन है कोई भी रियल नंबर, कुछ भी डाल लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बस 5 मत डालना भाई। अब यहीं पे ही अगर मैं थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाऊँ तो क्या बोलूँगा, 1 बाय में लेट से 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फिर इसमें मैं क्या लिखूँगा कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, यानी कि 3 माइनस एक्स, 3 प्लस एक्स शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि x शुड नॉट बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस 3 एंड 3। आगे बात समझ में नहीं आ गई, क्योंकि अगर माइनस 3 और 3 आप x की जगह डाल दोगे, अगर आप माइनस 3 और 3 x की जगह डाल दोगे तो ये क्या हो जाएगा, डेनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। वही आप नहीं होने देना चाहते, ठीक है। और देख सकते हो क्या, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, लेट से यहाँ लिखा है 3x प्लस 2 और यहाँ पर लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अगेन देखो ऊपर वाले से तो अपने को कोई दिक्कत है नहीं, अपने को दिक्कत किससे होती है, डेनोमिनेटर से। तो मैं वही बोलूँगा कि डेनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। और अगर डेनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो तो यहाँ से अगर मैं इसे फैक्टराइज कर दूंगा x माइनस 1 x माइनस 2 के टर्म्स में, तो दिस शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1 एंड 2। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, बस वो 1 और 2 नहीं होनी चाहिए। तो अगेन आप देख रहे हो कि मैं इसी कंडीशन का इस्तेमाल करने लग रहा हूँ, रूट तो अभी आया ही नहीं, ठीक है। अच्छा, रूट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, इमेजिनरी नंबर क्रिएट हो रहा है। अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर अभी पढ़ लिए हैं, या फिर आप ऐसा भी सोचो कि अगर कभी भी रूट में नेगेटिव आ रहा है तो वो कैसे आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 के इक्वल होगा, तभी तो ये मतलब रूट के अंदर नेगेटिव आया होगा। पर एक्स स्क्वायर तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे। तो रूट के अंदर नेगेटिव हो रहा है तो मतलब रियल नहीं है वो मैटर, और हमें पढ़ाई किसकी करनी है अभी, रियल फंक्शंस की करनी है। आ गया समझ में, चलूँ आगे। और देखो जैसे अगले पार्ट में बोल रहे हैं कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, 2 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब रूट की कंडीशन आ गई, तो मैंने क्या बताया था, रूट के अंदर जो भी है दिस थिंग शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल्स टू 2। देखो कभी भी इनइक्वालिटी में आप माइनस से माइनस काटोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। या आप ऐसे सोच सकते हो कि लेट से यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 लिखा हुआ है और 5 लिखा हुआ है, तो बड़ा कौन है, 5 बड़ा है ना। पर अगर आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो अब बड़ा कौन है, -1 बड़ा है। अब आप माइनस से माइनस दोबारा काट दो तो फिर कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी के साइन क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं अगर आप दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो या नेगेटिव को डिवाइड करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, x इज लेस देन 2। x इज लेस देन 2 का मतलब क्या है, ये 2 है और x की वैल्यू 2 या उससे छोटी कुछ भी हो सकती है। तो इसके अंदर मैं क्या बोलूँगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2। आ गया समझ में, ये थोड़ा सेट में मैंने पढ़ाया था कि इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। और देखो अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं कि एफ एक्स इज 1 बाय में स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स, या फिर x माइनस 7, तो देखो अब की बार आपको बोलना चाहिए सर अब की बार डेनोमिनेटर की कंडीशन भी है और रूट की कंडीशन भी है, यानी कि रूट के अंदर होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, पर अब की बार इक्वल्स टू जीरो आप इसको नहीं होने देना चाहते, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये रूट में, तो यहाँ पे इक्वल्स टू हटा दो तो यहाँ पे से x की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 7। और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 7 है तो आप इसे कैसे लिखेंगे,
x की वैल्यू ग्रेटर देन 7 है। आगे बात समझ में? तो अगर x की वैल्यू 7 से बड़ी है तो आप इसे क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू 7 से लेकर के इन्फिनिटी। आ गया समझ में? ओके, शाबाश। और देखो, जैसे कि अगर किसी दिन यहाँ पर लिखा है लेट से fx is लेट से स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक आ गया, तो आपको बोलना चाहिए सर 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। और इसके बाद आप इसे फैक्टराइज कर लो, 3 माइनस एक्स 3 प्लस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखो कभी भी इस तरीके का प्रोग्राम आए आपके पास, तो आपको क्या करना है, हमेशा नंबर लाइन बना लेनी है और नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे पॉइंट हैं? वो पॉइंट हैं जिस पे या तो न्यूमरेटर या फिर इसका डिनोमिनेटर क्या हो रहा हो, 0 के इक्वल हो रहा हो। तो यहाँ पे तो न्यूमरेटर ही है और वो दो वैल्यूज़ पे 0 हो रहा है, एक -3 पे और दूसरा 3 पे। अब देखो 3 से बड़ी कोई भी आप, ये मतलब नंबर लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, x की वैल्यूज़ को, ठीक है। अब 3 से बड़ी आप कोई भी x की वैल्यू बताओ, लेट से 4, तो उस पर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, यानी कि अल्टीमेट ये फंक्शन क्या आ रहा है, नेगेटिव। देखो नीचे से नंबर लाइन पे मैं क्या लिख रहा हूँ, x की वैल्यूज़ को लिख रहा हूँ, और ऊपर से मेरे को क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर फंक्शन पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव आ गया। तो -3 से 3 के बीच की कोई भी वैल्यू बताओ, लेट से 0, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी पूरा क्या रहेगा, पॉजिटिव। यानी कि जब x की वैल्यू -3 से 3 के बीच में है तब फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है। अगेन -3 से कोई भी छोटी वैल्यू बताओ, लेट से -10, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये क्या हो गया, नेगेटिव। सो अल्टीमेटली क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। आ गया समझ में? हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये मैटर। तो ये मैटर पॉजिटिव है कब, -3 से 3 के बीच में। तो मैं क्या बोल दूंगा कि x बिलोंग्स टू कितना होना चाहिए, -3 से लेकर के 3 के बीच में होना चाहिए। आ गया समझ में? एक और देख लो, जैसे कि कभी आपको वो दे दे fx इज लेट से 1 बाय में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो अब आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। अब की बार इक्वल्स टू 0 नहीं बोल सकते, क्योंकि रूट की कंडीशन के साथ साथ यहाँ पे डेनोमिनेटर की कंडीशन भी है। आगे बात समझ में? तो अगर मैं इसे फैक्टराइज कर लूँ तो ये कितना होगा, x माइनस 2, और यहाँ क्या होगा, x माइनस 1, और ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब अगेन आपको मैंने बताया नंबर लाइन बना लो, नंबर लाइन पे अब की बार क्या लिखोगे, 1, क्योंकि ये 0 हो रहा है, और 2 यानी कि ये 0 हो रहा है। 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू लो, लेट से 5, तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, और 1 और 2 के कोई भी बीच की वैल्यू, लेट से 1.5, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली क्या है, नेगेटिव। 1 से छोटी कोई भी वैल्यू ले लो, 0, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो क्या आ गया, पॉजिटिव। तो अब आप ये देख रहे हो कि x की वैल्यू कैसी रहेगी, -∞ से अगर 1 है तो भी ये पॉजिटिव आ रहा है, 2 से इन्फिनिटी है तो भी ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 2 से लेकर के इन्फिनिटी। आ गया समझ में, नहीं आ गया समझ में? ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो यहाँ पर एक ग्रेटर देन 0 हो रहा था। ठीक है, अब समझते हैं कुछ रेंज के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सब हमने डोमेन कैलकुलेट करनी सीख ली, और ये हमने थोड़े से डिफ़िकल्टी क्वेश्चन लिए। अदरवाइज़ अगर कोई हमसे ये पूछेगा कि भाई एक रिलेशन दिया है या एक फंक्शन दिया है और ये फंक्शन कुछ ऐसा है 1,3, 4,7, 5,8 और आप इसकी रेंज बताओ, तो मतलब ये तो बहुत ही रद्दी क्वेश्चन है यार। डोमेन बताओ, तो 1, 4, 5 इसकी डोमेन हो गई, 3, 7, 8 इसकी क्या हो गई, रेंज हो गई। तो देख के ही पता चल रहा है। या फिर अगर आपको कोई रिलेशन दे दे, एक बोले और बताओ कि भाई ज़रा कि ये फंक्शन है या फिर नहीं है, ठीक है, और इस तरीके से उसने कुछ भी लिख दिया, तो अब ये तो मतलब बहुत ही रद्दी क्वेश्चन है। क्यों रद्दी है? क्योंकि 1 से आपको 3 आउटपुट दिख रहा है, 1 से 4 भी आउटपुट दिख रहा है, तो एक इनपुट के आपको 2 आउटपुट दिख गए, तो ऑफकोर्स ये फंक्शन नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर देखने के लिए मिलते हैं तो उनसे आपको नहीं घबराना। मेनली चीज़ ये है कि अगर इस तरीके की डोमेन रेंज कहीं निकालनी आ रही है तो वहाँ थोड़ा सा कष्ट आपको हो सकता है, वही मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलें आगे। शाबाश भाई। देखो अब कुछ डोमेन निकालने की कोशिश, सॉरी रेंज निकालने की कोशिश करते हैं। फाइंड रेंज। ठीक है, अब देखो रेंज के अंदर क्या कर रहे हैं हम। देखो भाई, जैसे कोई भी एक अपना फंक्शन था, वो सेट A से B पे जा रहा है, यहाँ पे क्या है 1, 2, 3 और यहाँ पे क्या है PQ आ रहा है। 1 का आउटपुट क्या है P है,
2 का लेट से q है और 3 का क्या है, लेट से r है। तो अब इसकी डोमेन क्या है 1 2 3 और रेंज क्या है PQR। अगर मैं इस फंक्शन को उल्टा कर दूं, अब मैं B से A आने लगूं, तो P इनपुट पे आउटपुट क्या आएगा 1, Q इनपुट पे आउटपुट क्या आएगा 2 और R इनपुट पे आउटपुट क्या आ जाएगा 3 आएगा। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो ब्लैक फंक्शन की रेंज थी वो रेड फंक्शन की डोमेन बन गई है, और डोमेन तो हमें ऑलरेडी कैलकुलेट करनी आती है। ये बात समझ रहे हो आप, डोमेन तो ऑलरेडी अपने को कैलकुलेट करनी आती है। तो मेन टास्क ये है कि ब्लैक फंक्शन से हम रेड फंक्शन पे अगर पहुंच गए तो हम डोमेन कैलकुलेट करके ही रेंज कैलकुलेट कर लेंगे। किसकी, ब्लैक फंक्शन की। हम रेड फंक्शन की डोमेन कैलकुलेट कर लेंगे और ऑटोमेटिकली ब्लैक फंक्शन की रेंज कैलकुलेट हो जाएगी। सो अल्टीमेट टास्क इज कि हाउ टू गो फ्रॉम ब्लैक फंक्शन टू रेड फंक्शन। बेसिकली रेड फंक्शन इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ब्लैक फंक्शन। कैसे ये काम करते हैं यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। देखो fx लेट से इक्वल है 3y में x प्लस 2 के। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले fx को y के इक्वल मान लेना है, ठीक है, क्योंकि रेंज मतलब कि आउटपुट यानी कि y की वैल्यू। अब यहाँ पे y x की टर्म्स में एक्सप्रेस हो रखा है, आपको क्या करना है x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस कर देना है सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस करो, ये बच्चों का काम है, बचपन में आप x की वैल्यू निकालते थे। तो yx प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, yx इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2y, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस 2y ओवर y। अब देखो मैंने बताया कि अब हम ब्लैक फंक्शन से रेड फंक्शन की तरफ पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब हम ब्लैक फंक्शन से रेड फंक्शन की तरफ पहुंच चुके हैं। दिस इज रेड फंक्शन। अब यहाँ पे अगर आप डोमेन कैलकुलेट करो तो रूट तो दिख नहीं रहा, तो बस एक चीज आएगी कि y शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, डेनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो आप लिख सकते हो y बिलोंग्स टू रियल एक्सेप्ट 0। अब हमने इसकी डोमेन ही निकाली एक तरीके से, बट डोमेन यहाँ पर y की वैल्यू दे रही है अपने को, और y ही क्या था, ओरिजिनल का आउटपुट था। तो यही क्या आ गया अपने पास, रेंज आ गया, ठीक है। चलो आगे, तो यही काम हमें रिपीटेड करना होता है। सबसे पहले बस y के टर्म्स में ओरिजिनली x एक्सप्रेस्ड है, आप x के टर्म्स में y को एक्सप्रेस करो और डोमेन ही कैलकुलेट कर दो। देखो कैसे वर्क करेगा, और जैसे और देख लेते हैं। जैसे कि एक सवाल लिखा है, इसके अंदर लिखा है fx इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ लेट से 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसे y मानेंगे, या फिर एक सिंपल लेते हैं, पहले 9 माइनस एक्स लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स लेंगे, क्योंकि इसमें गलती होने के चांस हैं, इसलिए मैं एक बार ये बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप सबसे पहले यहाँ स्क्वायरिंग कर लो, तो ये कितना हो गया 9 माइनस एक्स। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब हम रेड फंक्शन पे पहुँचे तो ना तो इसमें कोई रूट की कंडीशन है और ना इसके अंदर कोई डेनोमिनेटर की कंडीशन है। तो मेरा मन कह रहा है ये बोलने के लिए कि y बिलोंग्स टू रियल, क्योंकि कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर अगर आप ओरिजिनल क्वेश्चन पे ध्यान दें, सो बेसिकली fx या फिर y जो भी आप लेना चाहो इन दोनों में से, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग, और स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग कैन नेवर बी नेगेटिव। अगर मैं बोलूँ 4 का स्क्वायर रूट कितना है, तो ये मतलब 2 ही है। अगर मैं बोलूँ कि 2 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना है, तो ये भी 2 है। अगर मैं बोलूँ कि -2 के स्क्वायर का रूट कितना है, तो ये भी 2 है। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो -2 हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर हमेशा हमें कैसी वैल्यू देखने के लिए मिलती है, पॉजिटिव वैल्यू ही देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देखने के लिए मिल रही है, तो यहाँ पे से मैं नेगेटिव पार्ट को हटा दूंगा यहाँ से, ठीक है। तो 0 से लेकर के इन्फिनिटी क्या आ जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर इसके नेगेटिव पार्ट को मैंने हटाया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है उसका आउटपुट सिर्फ और सिर्फ नॉन नेगेटिव आ सकता है, तो नेगेटिव वाले पार्ट को हमने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। ठीक है भाई, बस 2-4 क्वेश्चन और समझेंगे एंड देन लाइफ इज वेरी सॉर्टेड फॉर अस, ठीक है। और देख लो, fx किसके इक्वल है, लेट्स से स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल है अब की बार, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो x किसके इक्वल हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर के। अब यहाँ पे x की टर्म्स में y एक्सप्रेस हो गया है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि 9 माइनस वाई स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि 3 माइनस वाई
3 प्लस वाई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर आप यहाँ पे अब वही पुराना काम नंबर लाइन बनाएं, इस पे -3 और 3 मार्क करें, 3 से बड़ी वैल्यू कोई भी लो, जैसे 5 तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो नेगेटिव आ गए। फिर यहाँ पर -3 से 3 के बीच की कोई लो, लेट से 1, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली पॉजिटिव। -3 से छोटी कोई भी वैल्यू लो, लेट से -100, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो यहाँ क्या आ गया नेगेटिव। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो आपका आंसर देने का मन करेगा कि सर आंसर होना चाहिए y बिलोंग्स टू -3 से 3, पर मैं तभी आपको हल्का सा कॉन्शियस करूंगा ये बताते हुए कि ओरिजिनल क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग, तो आप यहाँ पे नेगेटिव आंसर्स मत लिखिए, यहाँ पे आप इसका सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पार्ट लिखिए, तो आंसर आएगा 0 से लेकर के 3। आ गया समझ में? ओके, एक और देख लेते हैं। लेट से एक क्वेश्चन दिया है, fx इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 x स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से दे दिया। तो मेरे को तो वही आता है सिर्फ और सिर्फ y इज इक्वल्स टू 1 में, थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लो, x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या होगा, y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर ओवर में x स्क्वायर प्लस 1। अब लेफ्ट राइट करके आपको क्या करना है कि यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y x स्क्वायर प्लस y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। थोड़ा लेफ्ट राइट एडजस्ट कर लेते हैं, तो y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर। सो y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 माइनस वाई, इसको नीचे ले लेते हैं, तो y अपॉन में 1 माइनस वाई इज x स्क्वायर। तो अब अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ y ओवर 1 माइनस वाई। अब वही मेरा पुराना काम, जैसे ही रूट दिखा तो मैंने कहा कि रूट के अंदर जो भी है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फिर नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन पे मार्क करे क्रिटिकल पॉइंट्स। 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं यहाँ पर, क्या, न्यूमरेटर कहाँ पे 0 हो रहा है 0 पे, और डेनोमिनेटर कहाँ पर 0 हो रहा है 1 पे। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं, अगेन याद दिला देता हूँ, जिन पे या तो न्यूमरेटर या तो डेनोमिनेटर क्या हो रहा हो 0 हो रहा हो, ठीक है। अब 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू बताओ, जैसे 50, तो ये पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव। जनरली क्या होता है ना कि अल्टरनेट ही आ जाते हैं साइन, अभी तक भी आप हर सवाल में देख रहे होंगे कि अल्टरनेट ही आ रहे हैं, अदरवाइज आप लेट कर करके भी कर सकते हो, जैसे 0.5 डालो तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। 0 से छोटी डालो जैसे -5, तो ये नेगेटिव हुआ और ये क्या हुआ, पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली नेगेटिव आ गया। तो आपका आंसर देने का मन करना चाहिए कि सर हमें तो पॉजिटिव चाहिए ना, तो आप लिख दो y बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 1। पर यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्या कि अगर तो 0 आ रहा है तो कोई अपने को ऐसी दिक्कत है नहीं, ठीक है, पर अगर 1 आ रहा है तो हैवी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि उससे डेनोमिनेटर में 0 क्रिएट हो जाएगा। तो आपको ध्यान यही रखना है कि डेनोमिनेटर में 1 ना आए। आगे बात समझ में नहीं, आगे बात समझ में, तो ये इसकी रेंज हो गई। थोड़ा अच्छा सवाल है, एनसीईआरटी का ये ऑल्दो मिसलिनियस का है, ठीक है, पर सही क्वेश्चन है। समझ गए इतना आप लोग? तो गाइस आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया? सबसे पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया, ठीक है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हमने ये पढ़ा कि a क्रॉस b और b क्रॉस a बिल्कुल भी आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, पर उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b हो चाहे b क्रॉस a, वो दोनों क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। फिर हमने रिलेशन पढ़ा और उसके अंदर हमने डोमेन, कोडोमेन और रेंज का मीनिंग समझा, ठीक है। और फिर लास्टली हम फंक्शंस पे आए, जिसके अंदर हमने 6 टाइप के पर्टिकुलर फंक्शंस पढ़ लिए, नाम ले लेके उनकी डोमेन रेंज थोड़ा देखी, और फिर कुछ रियल फंक्शंस की हमने क्या देख ली, डोमेन रेंज देख ली। अभी मैं इसकी एक क्लास और लेके आऊँगा, 1 आवर की ऑलमोस्ट होगी वो, और उसके अंदर हम थोड़े से इसके हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि फंक्शन से अच्छे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो एक बार उसको हम अच्छे से देख लेंगे कि कैसे उस पार्ट को भी टैकल किया जा सकता है, ठीक है। टिल देन आप सेट्स पढ़ लो, उसका मैंने पूरा आपको करा दिया है, और रिलेशन फंक्शन का भी एक बेसिक ओवरव्यू मैंने आपको पूरा दे दिया है, ठीक है, कि भाई एग्जाम तक की आपकी तो हेल्प हो जाएगी, और अच्छे से करना है तो उसकी अभी हम और प्रैक्टिस करेंगे। बट टिल देन थैंक यू ऑल, और अच्छे से मेहनत करते रहो। बाय बाय, टाटा, सी यू।